तो जो ग्राफोलॉजी है या जिस पे आप काम करते हैं, फेस रीडिंग, इस कॉम्बिनेशन पे जब आप काम करते हैं, ये कैसे एक मदद कर सकती है किसी व्यक्ति को कि कैसे बेटर डिसीजन लिए जाएं? तो डिसीजंस 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट डिसीजन होता है डिसीजन ऑफ कैप। सेकंड कैटेगरी ऑफ डिसीजन होते हैं हेयर कट डिसीजन। उसके बाद की कैटेगरी होती है टैटू डिसीजन। जो गर्ल्स हैं तो उनका कैसे चेक करेंगे, क्योंकि वो तो आईब्रो पे काम करवा लेती हैं। गर्ल्स जो हैं वो आईब्रोज के शेप को चेंज करती हैं, कभी भी थिकनेस को नहीं चेंज। जैसे आलिया भट्ट है, आलिया भट्ट की बहुत पतली सी है, ठीक है, और प्रियंका चोपड़ा की बहुत चौड़ी सी है। तो इनका क्या डिफरेंस होगा फिर? दोनों की पर्सनैलिटी में भी डिफरेंस है ना। फेस रीडिंग क्या मुझे हेल्प कर सकती है मेरे सपनों को पूरा करने में? अभी हम लोगों ने एक चीज देखी थी कि 2 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने अच्छे से आप खुद को जानते हो, कितने अच्छे से और कितनी एक्यूरेसी से लोगों को रीड कर पाते हो। अगर आपको कुछ भी बड़ा मैनिफेस्ट करना है तो क्या आपकी मॉडलिटी या जो आप सिखाते हैं उसके जरिए मैं पैसा कमा सकता हूँ, या मेरा जो रुका हुआ पैसा है वो आ सकता है, वो उसमें हेल्प करेंगे? मेरी डायमंड कम्युनिटी जो है उसमें सबसे कॉमन रिजल्ट यही है लोगों का कि लोगों की लाइफ में मैसिव ग्रोथ मिली है उनको। जो लोगों ने पिछले 30 साल में अचीव किया उन्होंने 3 महीने में उससे ज़्यादा ग्रोथ की है। एक आम व्यक्ति जिसके लिए 50,000 लाख रुपए कमाना एक इम्पॉर्टेंट है, या वो लाख रुपए पे उसको लगता है कि मैं अपनी लाइफ को स्केल अप करूं, 10 लाख रुपए कमाऊं, तो वो मैनिफेस्टेशन करता है, सीखता है वो। नोइंगली और अननोइंगली वी ऑल आर मैनिफेस्टर्स। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन आता है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका फिर से स्वागत है योर ऑन ग्रोथ, आपका अपना विकास में। समस्याएं हर किसी के जीवन में होती हैं, उससे बाहर आने के लिए सही व्यक्ति चाहिए, सही फ्रेमवर्क चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपनी समस्याओं को सच में चुटकियों में दूर कर सकते हो। हमें क्यों मुश्किल लगता है? क्योंकि हमारे पास या तो सही कोच नहीं होता, या सही मेंटोर नहीं होता, या सही फ्रेमवर्क नहीं होता। चलिए आज आपकी सारी समस्याओं को दूर करने के लिए एक बेहतरीन व्यक्ति से बात करते हैं जो आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताने वाला है। क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ? उन्होंने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बड़े बड़े बदलाव लाए हैं, रिकॉर्डेड हैं, आप उनके चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज मैं आपको जिस व्यक्ति से मिलवाने वाला हूँ उनका नाम है गौरव द्विवेदी। ये एक देश के जाने माने फेस रीडर हैं, ग्राफोलॉजी कोच हैं, बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को हेल्प कर चुके हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर को हेल्प की, इवन एक्स चीफ मिनिस्टर को भी हेल्प की है। तो क्यों ना उन्हीं से सीखते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू विकास जी, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। लाइफ में ना ऐसे बहुत सारे पल आते हैं जब आपको डिसीजन लेने होते हैं, और नॉर्मली शायद आपकी भी लाइफ में ऐसा हो, और या ऑडियंस की लाइफ में तो भी ऐसा हो, तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आपके पास हमेशा 2 या 4 चॉइसेस होती हैं, इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ। फिर हम कहते हैं यार बहुत कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, दिल की सुनूं कि दिमाग की सुनूं, ऐसा चलता रहता है। तो जो ग्राफोलॉजी है या जिस पे आप काम करते हैं, फेस रीडिंग, इस कॉम्बिनेशन पे जब आप काम करते हैं, ये कैसे एक मदद कर सकती है किसी व्यक्ति को कि कैसे बेटर डिसीजन लिए जाएं, बाद में जाके रिग्रेट नहीं हो? तो ये साइंस कैसे मदद करती है? पहले बात करते हैं सबसे पहली चीज़ डिसीजंस की ना। तो डिसीजंस 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट डिसीजन होता है डिसीजन ऑफ कैप। इसको कैप डिसीजन बोलते हैं। कैप डिसीजन, मुझे कौन सी कैप लगानी है, ये मैंने डिसीजन ले लिया, इसको मैं तुरंत चेंज कर सकता हूँ। इट विल टेक हार्डली 1 मिनट 2 मिनट्स। सेकेंड कैटेगरी ऑफ डिसीजन होते हैं हेयर कट डिसीजन। कैटेगरी बता रहा हूँ, बहुत सारे वैसे डिसीजन आ गए। हेयर कट डिसीजन एक बार ले लिया तो उसको अंडू करने में आपको 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने तक लग सकते हैं। उसके बाद की कैटेगरी होती है टैटू डिसीजन। टैटू डिसीजन वो होते हैं जो आपने एक बार करा लिया तो उसका चेंज होना नामुमकिन है, जब तक आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर नहीं डालो, लेजर नहीं कराओ। अब डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे कैप डिसीजंस लेते हैं और बहुत सारे हेयर कट डिसीजंस लेते हैं, एंड वंस इन अ वाइल हम लोग टैटू डिसीजन भी लेते हैं। तो पहली चीज़ फेस रीडिंग, ग्राफोलॉजी तीनों कैटेगरी के डिसीजन में आपकी हेल्प करती है। कैसे करती है? फेस रीडिंग, ग्राफोलॉजी एक वो साइंस है जो आपको मिरर दिखाती थी किसी भी इंसान का, कि इंसान क्या है और क्या नहीं है। एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग आपको बहुत सुलझे हुए लगेंगे, बहुत सारे लोग आपको बहुत विनम्र लगेंगे, पोलाइट लगेंगे, बट उनके अंदर एक भूचाल है, एक अंदर एक लड़ाई चल रही है। तो वो चीज़ें उनके वर्ड से आप नहीं समझ पाओगे। फेस पे भी स्माइल है। तो फेस रीडिंग को बहुत सारे लोग एक्सप्रेशन से मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं। तो फेस रीडिंग इज नॉट एक्सप्रेशंस, इट इज़ बियॉन्ड एक्सप्रेशंस। आपके जो फेस के फीचर्स हैं, जो भी आपके फेस के फीचर्स हैं, आपके ईयर्स, आपकी नोज, ये आपके बारे में बहुत कुछ बताते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई ऐसा इंसान है जो बहुत लेजी है, बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करता है,
कोई ऐसा इंसान है जिसको बहुत गुस्सा आता है, कोई ऐसा इंसान है जो बचपन से लेके अभी तक लाइफ में कभी भी क्रेडिट नहीं रिसीव कर पाया, उसको क्रेडिट नहीं मिला, उसने बहुत अच्छा काम किया, जस्ट नहीं मिला। तो उन सब के फेस में ना एक एग्जाम्पल दिया, जैसे जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको जस्ट नहीं मिला या जितने भी ऐसे लोग जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है, उन सब के फेस पे आपको कुछ कॉमन पैटर्न्स मिलेंगे। ओके एक एग्जाम्पल, अभी जब आप डिसीजन ले रहे हो तो डिसीजन आपकी लाइफ से रिलेटेड है। आप खुद को अच्छे से जब जानते हो कि मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं हूँ, क्या चीज़ मेरे लिए ठीक है, क्या मेरे लिए ठीक नहीं है, क्या मेरी कोर वैल्यूज से रेजोनेट करता है, क्या नहीं करता है, तो आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत ईजी हो जाती है। जी, तो मैं मानता हूँ आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। जी, मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करना चाहता हूँ। मुझे लगता है 2 चीज़ें अगर किसी के पास है ना, उसको लाइफ में कोई रोक ही नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं उसको रोक ले। 2 चीज़ें विद डिवाइन ग्रेस आपके पास, अगर ये 2 चीज़ें हैं, फर्स्ट, कितने अच्छे से आप खुद को जानते हैं, आत्मज्ञान सर्वोपरि, खुद का नॉलेज, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ नॉलेज। सेकेंड थिंग, कितना एक्यूरेसी से एंड कितना स्पीड में आप दूसरों को रीड कर पाते हो, समझ पाते हो। अगर ये 2 चीज़ें, तो आपके पास सब आ सकता है। एक हो गया कि पहले आप अपने आप को जान लो, कितने अच्छे से खुद को ताकि जानते आप उस हिसाब से सोच पाओ कि आप सही सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो। यस, दूसरा, जब आप किसी और के साथ को डील कर रहे हो या कम्युनिकेट कर रहे हो, तो उसके बारे में जान लोगे तो आसानी होगी, तो आपके गलत डिसीजन होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। हम 2 लोगों से तो डील करते हैं लाइफ में, खुद से और लोगों से, बहुत सही। तीसरा कोई है ही नहीं। और ये स्किल आपको दोनों में हेल्प करती है, क्योंकि डिसीजन आप कोई लोगे ना, तो डिसीजन वो तो या तो आपकी लाइफ से जुड़ा होगा, या आप किसी इंसान के साथ बिजनेस करने जा रहे हो, मान लो एक ऐसा डिसीजन है पार्टनरशिप का, तो उस इंसान के बारे में पता आपको होना ज़रूरी है। या फॉर एग्जाम्पल मैरिज का डिसीजन है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लोगों को जॉब करनी है कि बिजनेस करना है। हाँ, जॉब के साथ मैं जॉब छोड़ दूं, बिजनेस कर लूं। इसका मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगा, आप फेस से देख सकते हो, ये आपके ऑडियंस को बहुत अच्छा भी लगेगा, वो अपने फेस पे भी देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 टाइप के ईयर्स नॉर्मली आपको दिखेंगे, एक्चुअली 3 टाइप के होते हैं, बट 2 ज़्यादा कॉमन है। कान में बहुत अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं, कान की जो सेटिंग है वो भी आपके बारे में बताती है, ईयर सेटिंग बोलते हैं उसको, बट अभी हम एट द फ्रंट लेवल देख रहे हैं। तो आपके ईयर्स या तो फॉरवर्ड फेसिंग होंगे, बाहर निकले हुए ईयर्स, जैसे आमिर खान के हैं, जैसे आमिर खान के, अनुष्का शर्मा के हैं। अच्छा। दूसरे होते हैं फ्लैट फेसिंग ईयर्स, जो दिखते नहीं है, जैसे आपके ईयर्स दिखते हैं। ठीक है। अब जो फॉरवर्ड फेसिंग ईयर्स वाले लोग हैं, ये लोग कितनी भी कोशिश कर लें, इनका जो बड़ा फॉर्चून बनेगा वो बिजनेस में बनेगा। कारण क्या है, इनका जीने का तरीका वैसा ही है, इनको ऑर्डर्स लेने नहीं है, इनको ऑर्डर्स देने हैं। वेरी इंडिपेंडेंट पीपल, वेरी स्टबबॉर्न पीपल, माई वे हाईवे वाले कंसेप्ट पे काम करते हैं, तो ये लोग बिजनेस में ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल विद फेस रीडिंग। किसी की ब्रॉड नोज है, मोटी नाक है, जैसे मेरी मोटी नाक है, तो मैं अपनी वर्कशॉप में भी पूछता हूँ कि कितने लोग देख पा रहे हैं मेरी नाक बहुत ही मोटी नाक है। तो अर्लियर आई यूज्ड टू कंप्लेन अबाउट दिस कि मेरी नोज ऐसी क्यों है बचपन में, क्योंकि ऐसा होता है ना, कजन्स हैं, सब फैमिली में एक दूसरे को चढ़ाते हैं कि नाक तेरी ऐसी है वैसी है। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी नाक ऐसी क्यों है, नोज ऐसी क्यों है। एंड व्हेन आई लर्न दिस स्किल ऑफ फेस रीडिंग, मुझे समझ आया जो चीज़ हो सकता है दिखने में अच्छी नहीं हो, उसका मीनिंग अच्छा हो सकता है। जैसे ब्रॉड नोज हो सकता है दिखने में अच्छी नहीं हो, बट फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग अच्छा होता है। जिसकी भी मोटी चौड़ी नाक है, फर्स्ट थिंग, इनके लिए लाइफ में फ्रीडम सबको अच्छी लगती है, इनके लिए फ्रीडम हाईएस्ट प्रायोरिटी है। मीन्स अभी हम जैसे बात करेंगे और भी, तो सबके लिए अलग अलग प्रायोरिटी है। जिसके कर्ली हेयर है उसके लिए अलग प्रायोरिटी है, जिसके मान लीजिए थिन हेयर है उसकी अलग प्रायोरिटी है, जिसके नोज ब्रॉड है ऐसी उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है फ्रीडम। तो ये लोग भी बिजनेस में ज़्यादा अच्छा करेंगे जॉब से ज़्यादा, क्योंकि फ्रीडम इनको चाहिए। प्लस इन लोगों का जेनरस नेचर होता है, अपने टाइम को, मनी को, एनर्जी को लेके जेनरस होते हैं, कई बार इसलिए ज़्यादा स्पेंड भी कर देते हैं। ओके। हाँ, लेकिन ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो जरूरी नहीं सब पे लागू हो, ये सब पे लागू होगा। देखो इसमें 2-3 चीज़ें बात करते हैं। और फर्स्ट थिंग, फेस रीडिंग क्या है, इट्स बेसिकली नॉट अ गेस वर्क। बहुत सारे लोग सोचते हैं फेस रीडिंग की गेस वर्क है, कोई ट्रिक है। ये कोई गेस वर्क नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, ये एक स्किल है। स्किल मतलब है तो इसमें कुछ फ्रेमवर्क्स हैं, कुछ सिस्टम्स हैं। अगर आप किसी का भी फेस रीड कर रहे हो तो उसमें होता है, एक तो होता है बेस कैरेक्टर, एक होता है वैलिडेशन कैरेक्टर। अब इसका मीनिंग क्या है, जैसे आपने देखा किसी का फेस, आपको लगा ये इंसान ऐसा है, तो उसके फेस पे क्या वैलिडेट करता हुआ कोई और भी फीचर ऐसा है क्या? अभी जैसे क्रॉस वेरिफिकेशन, हाँ, वैलिडेशन फीचर बोलते हैं उसको। अभी जैसे मेरे फेस पे आप देखोगे तो मेरी नोज ब्रॉड है,
मेरे ईयर्स थोड़े फॉरवर्ड फेसिंग है, नॉट कंप्लीट फॉरवर्ड फेसिंग बट थोड़े फॉरवर्ड फेसिंग है। तो हर चीज़ को आप रीवैलिडेट कर सकते हो, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, जब मैं बोलता हूँ साइंस है तो ये क्यों साइंस है, क्या मीनिंग है इसका? ये एक पैटर्न साइंस है। आप जिस तरीके से ऐसे सिग्नेचर बनाते हो ना, जो पैटर्न बनाते हो, वो आपके बारे में कुछ कहता है। आपके फेस पे जो फीचर्स हैं वो आपके बारे में कुछ कहते हैं। ये तो बाय बर्थ मिलते हैं ना। अब मैं आपको इसमें आगे चीज़ बताता हूँ, हमको ऐसा लगता है, बट हमारी जो बर्थ हुआ उसके पहले जो चीज़ें हुई, जैसे हम बोलते हैं गर्भ संस्कार, उसके बाद हम इस दुनिया में आ गए, हमारे साथ जो बचपन में चीज़ हुई, हमने कभी फादर मदर को आपस में लड़ाई करते हुए देखा, या कभी ऐसा हुआ कि फादर मनी को लेके आर्ग्यू कर रहे हैं किसी दूसरे पर्सन से, तो वो सब चीज़ें हमारे इसमें रजिस्टर होती जाती हैं। अब मैं आपके साथ एक एक्सरसाइज कर सकता हूँ अगर आप अलाउ करें? प्लीज प्लीज सर। अब मैं आपको बोलता हूँ कैन वी स्माइल, तो हम स्माइल करते हैं ना, कैन वी स्माइल, वी कैन स्माइल। तो जब स्माइल करते हैं तो ये दोनों लिप्स स्ट्रेच हो जाते हैं। जो इंसान ज़्यादा नेगेटिव रहता है, ज़्यादा दुखी रहता है, उसके ये दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग लिप्स हो जाते हैं। डाउनवर्ड स्लोपिंग लिप्स मतलब ये लोग ज़्यादा सस्पिशियस, मतलब इनको हर चीज़ पे शक करने की आदत हो जाती है, फिर नेगेटिव माइंड प्रोसेस हो जाता है इनका। अब एक चीज़ और देखते हैं, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ये आपका पैटर्न साइंस है। अब सोचो कोई इंसान जो बहुत सोचता है, उसका फेस बहुत टाइम तक आपने ऐसा देखा है, स्केप्टिकल फेस, जिसको हम बोलते हैं स्केप्टिकल फेस, उसको आपको हमेशा उसकी बहुएं चढ़ी हुई दिखेंगी, वो कुछ ना कुछ सोच रहा है। जो ज़्यादा सोचते हैं ना, आपको उनके फेस पे कॉमन पैटर्न मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जो हमेशा डरे रहते हैं, उनके फेस पे आपको कॉमन पैटर्न मिलेगा, क्योंकि उनका फेस वैसा रहता है बहुत सारे टाइम, और जैसा फेस रहेगा वैसा बन जाएगा, क्योंकि ये भी मसल है, जैसे हमारी जो बाइसेप्स है मसल्स है। अब उसको रीड करने के लिए, वो चेंज को रीड करने के लिए वी नीड अ साइंस, दिस साइंस इज अ फेस रीडिंग। मतलब कुछ चीजें फिक्स हैं, जैसे कान हो गए, मैं चेंज नहीं कर सकता। कान हमारे चेंज होते हैं, कान चेंज होते हैं, चेंज होते हैं कान, कान का साइज भी चेंज होता है। नाक वाक सब चेंज होता है? नहीं, हाँ शेप, बिल्कुल शेप चेंज होता है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये सरप्राइजिंग है भाई। 4 चीज़ें फेस चेंज करते हैं। ओके। और कोई भी फेस रीडर होगा ना, वो आपको बता देगा कि हाँ ये इट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस। उसका कारण भी है, चेंज ऐसे ही नहीं होंगे, कुछ कारण होंगे, चीज़ें होंगी। फर्स्ट हमारी डाइट चेंज करती है, जैसे आप डाइट लोगे फेस थोड़ा मोटा हो जाता है, बल्कि हो जाता है। बिसाइड्स डाइट 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एज, ठीक है, एज के साथ फेस चेंज होगा। 2 चीज़ें और है, वो 2 चीज़ें क्या है? एज हमारे हाथ में नहीं है। 2 चीज़ें अगली जो हमारे हाथ में है वो है हमारे हैबिचुअल इमोशंस। जैसे मैं भी एग्जाम्पल दे रहा था, जो खुश रहेगा उसके लिप्स अपवर्ड स्लोपिंग है, जो दुखी रहेगा ज़्यादा उसके डाउनवर्ड स्लोपिंग लिप्स हैं। ऐसे ही हर जगह जो इमोशन आपके अंदर आएगा ना, वो आपके फेस पे घर कर लेगा। घर कर लेगा मतलब समझ आई होप आप, वो परमानेंट हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा उसका। हाँ, उसकी मसल्स मेमोरी में चला वो गया। उसको भी पता नहीं चलेगा कि माई फेस ग्लो एंड माई ऑरा इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ माई थिंकिंग पैटर्न। ये एक्चुअली में ना, जैसे कई बार घर में डायलॉग नहीं चलता, अरे तेरे 12 क्यों बजे हुए हैं, क्या हो गया? वो कहेगा मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो कुछ बोला भी नहीं, क्या हो गया? एग्जैक्टली। तो उसको खुद को नहीं पता लग रहा कि उसके चेहरे पे ऐसी कोई दिक्कत आ रही है, या उसके चेहरे से वो स्ट्रेस दिख रहा है। एग्जैक्टली। एंड इसमें एक चीज़ और है, हम लोग इतना ज़्यादा ज़िंदगी की आपाधापी में व्यस्त हो गए हैं, बिजी हो गए हैं, कि हम बहुत बेसिक चीज़ों को भूल गए हैं। तो बेसिक चीज़ों में एक बेसिक चीज़ ये है कि हमारा जो ऑरा है, हमारे फेस का जो नेचुरल तेज है, वो कम होता जाता है। बच्चा देखो, आप छोटा बच्चा कितना मासूम, उसके फेस पे कितना तेज होता है। ट्रू। और जैसे जैसे बूढ़े होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, वो ग्लो कम होता जाता है। अब बहुत सारे लोगों के, अब जब बुढ़ापा होता है उनके फेस पे आपको एक मासूमियत और बच्चों वाली वो दिखेगी, तेज, वो चमक। क्योंकि जब बुढ़ापा हो गया, रिटायर्ड हो गया इंसान, जब उसको फील हो गया कि ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती थी, मायने लाइफ में कुछ और रखता था। लेकिन आप बता रहे थे 2 चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से आप अपना फेस को कंट्रोल कर सकते हाँ, मैं अभी उस पर आ रहा हूँ। हाँ, वही बता रहा हूँ। तो हैबिचुअल इमोशंस क्या है कि हम कितने अवेयर हैं अपने इमोशंस के लिए। जो इमोशंस हमारे अंदर रहेंगे वो हमारे फेस को चेंज करते हैं। अभी जैसे मैंने उस बच्चे का एग्जाम्पल दिया, उस बूढ़े का एग्जाम्पल दिया, तो बच्चे बहुत सारे टाइम वो बच्चे जो हैं दे आर वेरी फियरलेस, केयर फ्री होते हैं, ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं, तो उनके फेस पे आपको एक तेज दिखेगा, एक ग्लो दिखेगा। ऐसे जो बहुत बूढ़े हो जाते हैं, और व्हेन दे रियलाइज कि ये सब जो है, जब दे स्टार्ट रियलाइजिंग कि ये जब जो चीज़ें थी, जो जिसके पीछे मैं भाग रहा था, दैट वॉज नॉट द एग्जैक्ट लाइफ, दैट वॉज नॉट द रियल लाइफ, तो उनके फेस पे भी वो कामनेस आ जाती है, वो ठहराव आ जाता है, वो मासूमियत आ जाती है। तो आपके फेस का ऑरा चेंज होता है थ्रू योर हैबिचुअल इमोशंस। थर्ड थिंग बड़ी क्रूशियल है,
हमारे पूर्वज बोलते थे जैसा करोगे वैसा भरोगे, कर्म, लॉ ऑफ कर्मा। तो फेस पर लॉ ऑफ कर्मा इतना सटीक है, इससे सटीक कहीं नहीं बैठता है। कैसे? आपकी लाइफ में जो इंसिडेंसेस होंगे वो आपके फेस में, हमारे 12 हाउसेस होते हैं फेस पे, वो हमारे फेस के हाउसेस को चेंज करेंगे। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। या हेयर लाइन के जस्ट नीचे पेरेंट्स हाउस होता है। ओके। अगर किसी के पेरेंट्स से अच्छे रिलेशन नहीं है, कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो उसका ये वाले पोर्शन में या तो पिगमेंटेशन होगा या अनइवन स्किन टोन होगा। अच्छा। ऐसे हमारा आइज दोनों साइड्स में यहाँ पे मैरिज हाउस होता है। किसी की मैरिज में इशू आ रहा है, मैरिज लाइफ पार्टनर वो मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा है, या मैरिड लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं, तो अगर आप फेस रीडिंग जानते हो तो यू कैन सी फ्रॉम दैट पर्सन्स फेस कि हाँ इसकी लाइफ में ये इशू है। अगर मैं इसको इस कॉन्टेक्स्ट में समझूं कि मान लीजिए मुझे किसी के साथ बिजनेस करना है और मुझे थोड़ी सी फेस रीडिंग आती है या मैंने सीख ली है, तो मैं ये जान पाऊंगा कि उसका नेचर कैसा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, जिससे मेरे को ये पता लग जाए कि इससे मुझे डील करना है नहीं करना है। यही पर्पस होगा जी। इसमें एक चीज़ और है, एक चीज़ और फेस रीडिंग आपकी यहाँ पे रिजॉल्व करेगी। आपको उस पर्सन के साथ बिजनेस करना नहीं करना ये तो एक बात है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि उसको फिल्टर आउट करना है कि ये पर्सन मेरे लिए ठीक है या या रिश्ता रखना है नहीं रखना, उसके रिश्ता साथ रखना है या नहीं रखना है, कोई भी। सेकेंड थिंग, अब लेट से आप बिजनेस कर रहे हो, तो बिजनेस में अगर पार्टनर के साथ आप बिजनेस कर रहे हो, अगर वो इंसान आपका पूरक होगा तो अच्छा रहेगा। पूरक मतलब कि वो आपको, आपके फॉर एग्जाम्पल आप लॉजिकल हो और वो इमोशनल है, अच्छा, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया। तो आप देख पाओगे क्या ये मैं जिस तरीके से सोचता हूँ वैसे ही तो नहीं सोचता है, इन द सेंस कि आपके बिजनेस में लॉजिक की भी ज़रूरत है, इमोशन की भी ज़रूरत है, प्रैक्टिकल नेस की भी ज़रूरत है। तो वो तीनों एस्पेक्ट को आप दोनों मिलके कवर कर सकते हो। अगर पूरे दोनों इमोशनल हैं तो बिजनेस में कोई नंबर्स कौन संभालेगा। चलो अपने इसको इजी करते हैं ऑडियंस के लिए भी। कुछ आप प्रैक्टिकल टिप्स बताओ कि यार ऐसे देखकर ये चेहरा इमोशनल होता है या ये चेहरा लॉजिकल होता है, जो भी चीज़ें होती हैं उसको कितना हम बता सकते हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। एक्चुअली इसमें एक चीज़ है कि मैं विदाउट इमेज कैसे समझाऊंगा, उसमें तो मैं मेरे को ले लो आप, ड्रॉ करके समझा सकता हूँ। मुझे ले लो आप। ठीक है, तो आपके फेस पे से एक चीज़ देखते हैं। मेरे चेहरे के अकॉर्डिंग आप ऑडियंस को हेल्प करो हाँ। कि अभी अगर इस तरह का चेहरा है तो ये इमोशनल होगा कि लॉजिकल होगा, ताकि उनके लिए आसानी हो समझने में। तो अब जैसे आपके फेस की बात करें तो आपका बहुत बैलेंस्ड फेस है। ओके। बैलेंस फेस मीन जहाँ पे इमोशन की ज़रूरत है वहाँ पे इमोशन रखते हो, जहाँ पे लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक रखते हो। इसका कारण क्या मैं आपको अब आगे बताता हूँ। हमारे फेस में ये जो लिप्स आप देख रहे हो, ये लिप्स का साइज़ अलग अलग होता है। अगर आप ऑडियंस भी इसको देख रही है, जो भी वीडियोस देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, आपके अपर लिप और लोअर लिप का साइज़ अलग है। अगर लोअर लिप ज़्यादा बड़ा है तो ये लोग थोड़े ज़्यादा लॉजिकल होते हैं। अच्छा। अपर लिप ज़्यादा बड़ा होता है, ज़्यादा फूला हुआ होता है, तो ये लोग ज़्यादा इमोशनल होते हैं। आपका भी जैसे लोअर लिप है वो थोड़ा बड़ा है कंपेयर टू, हाँ हाँ, तो आप लॉजिकल ज़्यादा होंगे। हाँ नहीं, अब इसमें आगे बात करते हैं, लेट मी कंप्लीट। तो इसमें क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको ये फील होगा कि इमोशंस इंपॉर्टेंट है, बट टू लिव दिस डे टू डे लाइफ लॉजिक थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इमोशन आपको कुछ बड़ा अचीव करना है, उसके लिए इमोशंस चाहिए, बट डे टू डे लाइफ में जो आपको अपनी सर्वाइवेबिलिटी करनी है उसके लिए लॉजिक ज़्यादा चाहिए। डिसिप्लिन भी चाहिए तो लॉजिकल चाहिए। डिसिप्लिन, लॉजिक चाहिए। तो इसलिए हल्का सा, अब ये मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, जो इसमें थ्योरेटिकल फेस रीडिंग के थ्रू जाएंगे वो बोलेंगे नहीं नहीं ये इंसान तो बिल्कुल लॉजिकल है, बट मैं इसको आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से क्यों बोल रहा हूँ कि हाँ मुझे पता है कि इतना अगर डिफरेंस है अपर लिप में और लोअर लिप में, तो दिस इज अ बैलेंस फेस। अभी क्या है कि आप ऐसा थ्योरेटिकल फेस रीडिंग से जाएं तो यू आर मोर लॉजिकल, बट अगर प्रैक्टिकल फेस रीडिंग से है तो यू आर अ बैलेंस पर्सन। अब जहाँ लॉजिक की जरूरत है, जहाँ इमोशन की जरूरत है, दोनों लगाते हैं। मेरे घर वाले देख लेंगे, बता देंगे, कमेंट कर देंगे कि क्या है, किसी के लिए मैं लॉजिकल हूँ, किसी के लिए इमोशनल हूँ। ठीक है, तो आप मतलब बट एक चीज़ आपके फेस को मैं 100% देख के बोल सकता हूँ कि आपको 100% बिजनेस करना चाहिए था, और आप जिस फील्ड में हो बिल्कुल सही है आपके लिए, क्योंकि आप एक अच्छे वक्ता भी हो। वैसे मैंने ना 12th के बाद बिजनेस शुरू किया था। हाँ। तो समां मेरे फादर साहब का ट्रांसफ़र हो गया, तो वो बिज़नेस शट डाउन हो गया कि मुझे करना था। फिर कुछ और समझ में नहीं आया तो जॉब में चले गए। जॉब में अच्छा खासा किया। अल्टीमेटली जो आप बात बोल रहे हो कि मुझे करना खुद का ही था कुछ, ढूंढते फिर मैं भी फिर एक लाइन पकड़ ली। फिर मैंने, आपको फैमिली से सपोर्ट तो मिला है वैसे? पूरा सपोर्ट है ना। अब मैं इसका, अब मुझे पूछो तो मैं आपको आंसर, हाँ, चलो इसको हम रजिस्टर ही कर लेते हैं एक बार। ठीक है। अब आपको जैसे आपके फेस में आपको फैमिली से सपोर्ट बहुत मिला है, उसका कारण है सही, ऐसा है नहीं है? नहीं, पूरा फैमिली का सपोर्ट है मुझे हर तरह से। इसका मैं लॉजिक भी समझाता हूँ। आपके ईयर को आप टच करो, कैमरे पे अगर दिख भी रहा हो
तो हमारे ईयर जो है ना, ईयर लोब्स, अगर ये फेस से अटैच होते हैं, जैसे आपके अटैच हैं, तो इन लोगों को फैमिली का सपोर्ट बहुत मिलता है। अच्छा, मैंने तो कहीं सुना था, मतलब था तो मैंने देखो रील में ही सुना था कि किसी के अलग होते हैं तो ज़्यादा लकी होते हैं। तो मैं तो सोच रहा था इसको अलग करूं। नहीं, ये तो क्या है कि देखो, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, बट लोग लक की बात फेस रीडिंग से करते हैं तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है पर्सनल लेवल पर, क्योंकि लक का क्रिएट करने की अपनी एक फ्रेमवर्क है, उसकी भी बात करेंगे। तो लक जो है, दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। तो फेस रीडिंग का लक से कोई लेना देना नहीं है कि आपके फेस पे ये है तो आप लकी हो, नहीं है तो नहीं है, आप लकी नहीं हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ऐसी रील्स जब भी आए उसको स्क्रॉल कर दो। ये इंपॉर्टेंट मैसेज है भाई। कभी भी आपको कोई फेस पे देख के बताए भाई तुम लकी हो, तुम नहीं हो, तुम बोल दो नहीं मैं लकी ही हूँ। यू ऑल आर लकी। इफ यू आर वॉचिंग दिस रील ऑफ विकास नागरू, यू आर लकी पर्सन, बिकॉज यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, सीइंग द राइट थिंग्स। ये बिल्कुल सही है गौरव जी। हम कई बार अपने पॉडकास्ट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हर बार ये बोलते हैं, आप बहुत बड़ी चीज़ रील से नहीं सीख सकते, आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट चाहिए। Correct. उससे पहले क्या था, उसके बाद क्या था। जी। बिल्कुल सही है। तो दो चीज़ें मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट सीखने को मिली। एक तो होठों का साइज, अपर लिप और लोअर लिप। दूसरा कान की आप बात कर रहे हैं कि Ears. जुड़े हुए हैं। आपके जुड़े हुए हैं तो आपको फैमिली का सपोर्ट बहुत रहेगा। ओके। अब जिसके नहीं जुड़े होते बिल्कुल अलग होते हैं, तो उन लोगों को लाइफ में सक्सेस तो मिलती है, बट फैमिली का सपोर्ट इतना नहीं मिलता है। वो अपने दम पे करते हैं, वो सेल्फ मेड लोग होते हैं। अब मैं आपको आपका ही जैसा एक एग्जाम्पल फेस का देता हूँ, क्योंकि हम लोग तो बहुत सारे फेस रीड करते हैं। हम लोग एवरी वीक वी आर इन आवर कम्युनिटी वी आर डूइंग प्रैक्टिस सेशन। तो उसमें हम एक फेस लेते हैं, उसकी रीडिंग करते हैं। ठीक है। तब जैसे आप ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का फेस देखेंगे तो उनके ईयर्स कनेक्टेड है। बहुत अच्छा फेस है उनका, बहुत तेज है फेस पे, उनके ईयर्स कनेक्टेड है। और आपको पता है उनको फैमिली का कितना सपोर्ट रहा है। बिल्कुल ट्रू। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं ना, मतलब आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं, वो जो लाइफ में कर रहे हैं वो उनके फेस से रिफ्लेक्ट करता है। अब इंसान कब दुखी हो जाता है, वो बना किसी और चीज़ के लिए था, वो कर कुछ और रहा है। हाँ, ये बहुत बड़ा चक्कर है। सचिन तेंदुलकर अगर मान लीजिए हॉकी खेल रहा होता, नहीं, उनके साथ तो हुआ था रियल केस में। जैसे वो बनने तो बॉलर गए थे, लेकिन बॉलर बनने की वजह उनके कोच अच्छे थे उनके पास। रमाकांत मेंटोर का होना बहुत जरूरी है। जी, वही उनको बॉलिंग से बैटिंग में लेके गए। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और मैं जानना चाहूँगा फेस रीडिंग में, फिर क्योंकि हमारे पास एक और टॉपिक है ग्राफोलॉजी। क्योंकि अल्टीमेटली ना, जो ऑडियंस है वो अगर अपना हमारे साथ 1-1.5 घंटा इन्वेस्ट कर रही है, तो ये चाह रही है कि मैं यहाँ से कुछ सीख के जाऊँ। तो जैसे 3 चीज़ें आपने बहुत इंपॉर्टेंट बताई कि फेस की एक अपनी वैल्यू है, जो फेस के एक्सप्रेशन को चेंज किया जा सकता है। दूसरा आपने होठों के बारे में बताया, कान के इस लोब्स के बारे में बताया। और क्या इससे हम जान सकते हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमें हेल्प कर सकता है? ठीक है, तो अभी जैसे हम लोग इसको वर्कशॉप में भी सिखाते हैं, आईब्रोज आपके लिए बहुत चीज़ें बताती है। तो आईब्रोज डिफरेंट टाइप की होती है। अगर किसी की बहुत थिक आईब्रोज है, मेरी कैसे मानेंगे आप? आपकी थिक आईब्रोज है, ओके, तो आप डिटेल ओरिएंटेड पर्सन हो, आप डिटेल में जाने वाले इंसान हो, आप हर चीज़ की डिटेल में जाओगे। अब इस कारण से क्या होगा, कई बार आप को फील होगा कि आप चीज़ों को थोड़ा स्ट्रेच भी कर देते हो। कोई चीज़ हो सकता है 2 दिन में करने का सोचा था, वो 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन तक, 7 दिन तक चली जाती है, बिकॉज यू आर गोइंग इनसाइड इन द डेप्थ कि हाँ लेट्स लर्न दिस इन दिस वे। आपका एक अपना एक पर्टिकुलर मेथड है चीज़ों को करने का, लर्न करने का स्पेशली। सो दे आर मोर डिटेल ओरिएंटेड पीपल जिनकी थिक आईब्रोज है। दूसरी बात, दे आर पैशनेट अबाउट देयर हॉबीज। इनकी जो भी हॉबीज है उसके लिए पैशनेट रहेंगे। वहीं पे जो एकदम पतली आईब्रोज वाले, जिनकी बिल्कुल पतली आईब्रोज हैं, ये लोग आपकी क्या मानेंगे? आई हैव अ मिडिल रेंज आईब्रोज है मेरी। अब एकदम जिसकी पतली आईब्रोज हैं वो लोग कैसे होते हैं, ये बिग पिक्चर लोग होते हैं, ये एकदम डिटेल में नहीं जाएंगे। और दूसरी चीज, ये लोग हर चीज की समरी चाहते हैं, दे वांट द समरी। दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। उनको ये है कि डिटेल में जाना है, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, आई जस्ट वांट द समरी। अब क्या है, जैसे आप डे टू डे लाइफ में लोगों से डील कर रहे हो, अगर आपको पता है ये इंसान कैसा है, इसको अपने, फॉर एग्जाम्पल आप सेल्स में हो, आप अपने कस्टमर को समझा रहे हो कुछ, यू आर इनटू 1-to-1 सेल्स। आपके ऑडियंस में कई लोग 1-to-1 सेल्स में भी होंगे। जब आपको पता है ये इंसान डिटेल ओरिएंटेड है, तो आप उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बताओगे। ट्रू। When you know this person is not a big picture person, this is a more conceptual person, तो आप उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में कंसेप्ट लेवल पे बताओगे, एक समराइज करके बताओगे। बहुत सही यूटिलाइजेशन हो सकता है इसका, सही कह रहे हो आप। ये सामने वाले का चेहरा देखा, आप उसके हिसाब से बता रहे हो। होंठ देख ली तो बता दिया कि ये लॉजिकल की तरफ जाना है या इमोशनल स्टोरी बात करनी है। आईब्रोज देख लिया तो उससे आइडिया लग गया। ग्रेट। लेकिन जो गर्ल्स हैं तो उनका कैसे चेक करेंगे?
क्योंकि वो तो आईब्रो पे काम करवा लेती हैं। बिल्कुल। फिर वो कैसे होगा? कभी भी गर्ल्स जो हैं वो आईब्रोज के शेप को चेंज करती हैं, कभी भी थिकनेस को नहीं चेंज होती है। अच्छा। थिकनेस वुड बी सेम, थिकनेस चेंज नहीं होती है, शेप चेंज होता है, क्योंकि मोटी आईब्रोज भी सुंदर लगती है, पतली आईब्रोज भी सुंदर लगती है। तो दे चेंज द शेप, दे शेप देयर आईब्रोज। थ्रेडिंग से क्या होता है, शेप दिया जाता है आईब्रो को। जैसे 2 एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो हाँ, जाएगा। हाँ। जैसे आलिया भट्ट है, मुझे घर वाले बहुत सुनाएंगे इस बात पे कि तेरा ध्यान मतलब कहाँ आईब्रोज तक जाता है। कि आलिया भट्ट की बहुत पतली सी है, ठीक है, और प्रियंका चोपड़ा की बहुत चौड़ी सी है। हाँ, तो हाँ। इनका क्या डिफरेंस होगा फिर? दोनों की पर्सनैलिटी में भी डिफरेंस है ना। आप तभी तो मैं 2 अलग अलग पर्सनैलिटी है, मैं वो एग्जांपल से आप समझना चाह रहा सिर्फ हूँ। एक चीज, अब दोनों के, अब देख आपको एक चीज और बताता हूँ नेक्स्ट लेवल, ताकि इससे फिर इस पे आएंगे वापस। हम लोग बचपन से एक फेस रीडर हैं, हम सब फेस रीडर्स हैं, बट हम लोग गेस वर्क कर रहे हैं। गेस वर्क क्योंकि हमारे पास फ्रेमवर्क नहीं है, वी हैव नॉट लर्नड इट फ्रॉम समवेयर। ट्रू। अब अगर आप कोई भी इंसान प्रियंका चोपड़ा का फेस देखे, आलिया भट्ट का, तो कोई भी देख के बता देगा कि आलिया भट्ट चुलबुली इंसान है, प्रियंका चोपड़ा ज्यादा इंटेंस इंसान है, इंटेंस नेचर है। प्रियंका चोपड़ा के आप इंटरव्यू देखना, कई बार बहुत ब्लंट भी बोल देंगी। ब्लंट इन द सेंस कई बार रूड भी हो जाता है वो ना, ब्लंट का भी नेक्स्ट लेवल हो जाता है। प्लस वो ऐसी इंसान है, एक फील्ड की एकदम डिटेल में चली जाएंगी, तो एक्टिंग की डिटेल में। आलिया भट्ट बिग पिक्चर कंसेप्चुअल इंसान है ज़्यादा। आपको पता है शायद या नहीं, मुझे नहीं पता। आलिया भट्ट का एक अच्छा ब्रांड भी है, जो वी आर नॉट टेकिंग नेम, बट एक बिजनेस भी है बहुत अच्छा, ओके। बिसाइड्स एक्टिंग। तो जो पतली आईब्रोज वाले लोग हैं ना, ये ज़्यादा हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करते हैं, और थिक आईब्रोज वाला ज़्यादा वर्टिकल ग्रोथ करते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये तो। हाँ। ग्रेट। अब मैं आपको और बताता हूँ इसमें इसका यूज़, ये आपकी जान बचा सकती है स्किल। दिस इज़ अ लाइफ सेविंग स्किल। क्यों, आपको बताता हूँ। बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन हैं कि आप किसी के फेस से देख के, इनफैक्ट अभी हम हैंड राइटिंग की, सिग्नेचर की बात करेंगे तो उसमें भी बात करेंगे। आप मर्डरर देख सकते हो कि ये इंसान मर्डर तक कर सकता है फेस से। फेस से। क्यों? अगर कोई इंसान मर्डर कर रहा है, मतलब क्या है उसके अंदर? फर्स्ट थिंग, घृणा। घृणा नहीं, वी कांट से घृणा, क्योंकि बहुत सारे लोग इमोशनल होके, अब उस इमोशनल को आप घृणा बोल रहे हो कुछ भी, बिकॉज दोज पीपल हैव दैट इंटेंस इमोशन, बहुत ही इंटेंसिटी इमोशन की, बहुत ज़्यादा। जैसे अभी हम हैंड राइटिंग एनालिसिस की बात करेंगे, तो जिसका हैवी प्रेशर होता है हैंड राइटिंग का, उनके अंदर भी इंटेंस इमोशनल इंटेंसिटी इंटेंस होती है। तो जिनकी, जैसे ये आप आईब्रोज देख रहे हैं ना, आईब्रोज के जस्ट ऊपर ब्रो बोन्स होती है, जिनकी ब्रो बोन्स बहुत हैवी होती है, इनके अंदर भी इमोशनल इंटेंसिटी बहुत होती है। हाँ, अब वो आपको सामने से नजर नहीं आती, जब आप किसी का साइड से फेस देखते हो तो आप देख सकते हो कि उसकी ये जो ब्रो बोन्स है ये कैसी है। एक्चुअली क्या होता है, हमारे फोरहेड पर ये 3 चीज़ें होती है, हेवन, ह्यूमन, अर्थ। अच्छा, हेवन, ह्यूमन एंड अर्थ। ये 3 चीज़ें होती है। ऐसे हमारे फेस पे भी 3 जोन होते हैं, फर्स्ट जोन, सेकंड जोन, थर्ड जोन। ओके। तो ये 3 जोन, जब मैंने अभी फोरहेड की बात करें, तो अगर किसी का अर्थ जोन ज़्यादा बड़ा है, अर्थ जोन मतलब ब्रो बोन्स, तो इसके अंदर इमोशनल इंटेंसिटी है। एक ये हो गया। बट किसी के अंदर केवल इमोशनल इंटेंसिटी, ऐसे नहीं वो मर्डर कर देगा, इसके साथ और भी फैक्टर्स हैं। इमोशनल इंटेंसिटी प्लस इसके अंदर फिजिकल कैपेसिटी भी है, प्लस ये इंसान पेशेंस नहीं रखता है, जल्दी से एकदम इम्पल्सिव होकर डिसीजन लेता है। तो ये सब चीज़ें फेस के अलग अलग फीचर से नज़र आ जाती है। और जब आपको तीनों चीज़ें किसी एक फेस के, किसी इंसान के फेस पे नज़र आए कि वो इम्पल्सिव भी है, इमोशनल इंटेंसिटी भी है, और फिजिकली भी एग्रेसिव है, तो दोज पीपल आर लाइकली टू डू दीज काइंड ऑफ फिजिकल हार्म्स मोर। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लाइफ सेविंग भी हो गया, आप पार्टनर चूज कर रहे हो तो भी ये चीज़ देख सकते हो आप। अब मैं आपको और बताता हूँ जो चीज़ आपके लिए आई ओपनिंग रहेगी। हमारे फेस पे ये वाला जो पोर्शन है फोरहेड वाला, इसमें 3 पार्ट्स हैं। एक सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज हेवन, हेवन आप टच भी कर सकते हैं, हेयर लाइन के जस्ट नीचे वाला। बीच वाला जो पार्ट है दिस इज ह्यूमन, ह्यूमन। ओके। ह्यूमन। और लास्ट जो पार्ट है जो अपना ब्रो बोन्स है, ये अर्थ है। ओके। अब किसी का भी फेस साइड से देखते हो, जितने भी ऑडियंस आपके इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने फेस को देख सकते हैं। अगर इनका ऊपर वाला पार्ट, उनका हेवन जो है वो ज़्यादा बल्जी है, ज़्यादा बाहर निकला हुआ है ये ऊपर वाला पार्ट। मैं कैसे देखूं, मतलब मेरा कैसा होगा? मेरा बाहर आपका नहीं दिखाना, एक मिनट, आपका अर्थ पोर्शन ज़्यादा बाहर है, ये वाला। हाँ, अच्छा। ओके। आपका अर्थ पोर्शन ज़्यादा बाहर है। तो जिसका हेवन ज़्यादा होता है, क्या होता है, ये एक एनर्जी लेवल की बात है। ये बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे, बट जो समझ पाएंगे उनके लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग होगी। आज तक हमारे जो भी एंसेस्टर्स हुए हैं, जितने भी पूर्वज हुए हैं,
व्हेन वी से E इक्वल टू MC स्क्वायर, मतलब हम सब एनर्जी हैं, आप, विकास जी, मैं, हम सब एनर्जी हैं। तो हमारे जो पूर्वज थे वो भी एनर्जी थे। एनर्जी में फिजिक्स का, क्वांटम फिजिक्स का रूल है, एनर्जी कांट बी क्रिएटेड, कांट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड, करेक्ट। सो अगर हम बोलते हैं वो नहीं है दुनिया में, दे हैव जस्ट लेफ्ट देयर बॉडी, दे आर देयर एट द एनर्जी लेवल और इन सम अदर बॉडी। तो अब उनकी जो लर्निंग है, उन्होंने जो इतने साल खुद ने अपनी लर्निंग पे काम किया था, जिसका हेवन ज़्यादा बड़ा है, ये वाला पोर्शन ज़्यादा बलजी है, तो उनको अपने पूर्वजों की लर्निंग बहुत मिली है। पूर्वजों की, मदर फादर नहीं है इसमें, दादा दादी तक, जिनका ह्यूमन बीच वाला पार्ट उठा हुआ है, उनको उनकी मदर फादर की लर्निंग बहुत मिली है। और जिनका अर्थ वाला पार्ट ये ज़्यादा उठा है, ये ज़्यादा बलजी है, तो इनको अपनी लर्निंग बहुत मिली है। मतलब इन्होंने जो लाइफ में गैदर किया ना, अपनी लर्निंग बहुत रिसर्च करके इधर उधर से बहुत लर्निंग गैदर की है। तो ये जब पैदा होते हैं तब बनता है, ये बाद में धीरे नहीं, धीरे ये जैसे जैसे आप चीजें करते जाओगे आपका फेस शेप वैसा होता जाएगा। हमने बात की थी ना अभी, आपका फेस 3 चीजों से 4 चीजों चेंज होता है उसमें। इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया। तो इसको तो कई तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आज सुबह क्या हुआ, मेरे पास भी एक केस आया था जिसमें हमें फिंगरप्रिंट के थ्रू रिलेशनशिप काउंसिल करना था, भाई इन दोनों को शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो हम पैटर्न्स देख रहे थे, तो इस हिसाब से तो एक फेस रीडिंग भी बहुत हेल्प करेगा। मुझे सही लाइफ पार्टनर पिक करना है, अल्टीमेटली तो हम खुश रहना चाहते हैं। तो कोई भी मोडालिटी हो, चाहे वो फिंगरप्रिंट एनालिसिस हो, ग्राफोलॉजी हो, फेस रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, व्हाटएवर जो भी है, पर्पस तो उसका यही है कि आपको कम समय में अच्छी सक्सेस मिले और आप अपनी लाइफ में खुश रह सकें, सही डिसीजन ले सकें। इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। फेस रीडिंग को लेकर मेरे को थोड़ी सी क्यूरियोसिटी और है अभी, तो ताकि फिर मैं दूसरे टॉपिक पे जी जाऊँ। जी जी। फेस रीडिंग क्या मुझे हेल्प कर सकती है मेरे सपनों को पूरा करने में? मेरे सपने हो सकते हैं अच्छा घर हो, मेरा हो सकता है अच्छा लाइफ पार्टनर चूज करना हो, या जिसको आप मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, ये उससे कुछ कनेक्टेड है या ये मदद कर सकती है मुझे? जी, अभी हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी कि 2 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने अच्छे से आप खुद को जानते हो, कितने अच्छे से और कितनी एक्यूरेसी से लोगों को रीड कर पाते हो। अगर आपको कुछ भी बड़ा मैनिफेस्ट करना है, एक बहुत अच्छी कहावत है कि जिस पहाड़ पे मैं चढ़ रहा था वो पहाड़ी मेरा नहीं था। मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग वो रेस पे भागते रहते हैं जो वो रेस उनके लिए बनी नहीं थी, हाँ, बिकॉज दे डोंट एनालाइज देमसेल्व्स। तो जब आप खुद को अच्छे से एनालाइज करोगे, फिर आपको क्या मैनिफेस्ट करना है, एक्चुअली आपके लिए क्या चीज़ सही है मैनिफेस्ट करने के लिए, आप वो समझ पाते हो। एक चीज़ है। दूसरी चीज़, जैसे हम लोग फेस रीडिंग सिखाते हैं, ग्राफोलॉजी सिखाते हैं, ऐसे ही हम चक्रा बैलेंसिंग, एनर्जी हीलिंग, इस पे भी काम करते हैं। तो आपकी जो एनर्जी है उसको आप अपग्रेड करके लाइफ में कुछ भी आप एक्चुअली मैनिफेस्ट कर सकते हो इन अ वेरी प्रैक्टिकल मैनर। मैं उस फिलॉसफी वाला इंसान नहीं हूँ कि आप सिर्फ सोचोगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग आप देख लेना, सोचते रहते हैं, नहीं होता है। तो क्या सही फ्रेमवर्क? देयर शुड बी सम फ्रेमवर्क। तो उसका फ्रेमवर्क है, अभी हम ये जब इस टॉपिक पे आएंगे तो उसकी बात करेंगे। बट फेस रीडिंग डेफिनेटली इसमें आपको इस चीज़ में हेल्प करती है कि आप लोगों को और खुद को अच्छे से समझ पाते हो और आपको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए और क्या आप एक सोशल प्रेशर के कारण मैनिफेस्ट करवा रहे, लोग आपसे अनकॉन्शियसली मैनिफेस्ट करवा रहे हैं, आप दोनों में एक लाइन ड्रॉ कर पाते हो। बहुत सारे लोग मैं भी देखता हूँ, वो ऐसी जॉब के लिए सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे उनको जाना ही नहीं है। एंड व्हेन दे कम टू आवर कम्युनिटी एंड व्हेन दे एनालाइज देमसेल्व्स, उनको लगता है हाँ मैं तो इसके लिए बना ही नहीं था। तो हम क्या एक जैसे अपनी कम्युनिटी में अपने कम्युनिटी मेंबर्स के लिए लाइफ क्लैरिटी ग्रोथथॉन करते हैं, 2 दिन का प्रोग्राम करते हैं सैटरडे संडे। तो उसमें आपको अपनी पूरी लाइफ की क्लैरिटी आ जाती है कि मैं क्या हूँ, मेरा क्या पर्पस है, मेरा क्या विजन है, मेरी क्या फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए, मेरी क्या कोर वैल्यूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो उसमें जब वो पर्सन ने, एक मैं रियल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक आदित्य नाम का पर्सन है, ही वॉज फ्रॉम लास्ट 2.5 years ही वॉज स्ट्रगलिंग फॉर IAS एग्जाम ना, वो IAS दे रहा था, कर रहा था, बहुत प्रिपरेशन की उसने। बट व्हेन ही एनालाइज्ड हिमसेल्फ और उसको लगा कि ये तो मेरे लिए है ही नहीं, क्योंकि उसका विजन ही कुछ और था। वो लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहता था जहाँ पे उसको एक बड़ा, अब वो क्या है, 2 चीज़ों में कंफ्यूज हो गया। तो उसको लगता था कि मैं इस IAS बन जाऊंगा ना तो मैं बहुत बड़ा स्तर पे जाके लोगों की सेवा कर पाऊंगा, एक बहुत बड़ा काइंड ऑफ एम्पायर क्रिएट कर पाऊंगा। तो बेसिकली ही वॉज अ बिजनेसमैन फ्रॉम हीज वैल्यूज, मगर वो IAS की उस दौड़ में था, उसको कुछ बड़ा इम्पैक्ट लाना था दुनिया में बाय सॉल्विंग सम प्रॉब्लम, कुछ बड़ी सेवा करनी थी लोगों के लिए। बट वो IAS में लगा हुआ था क्योंकि वो अपनी कोर वैल्यूज नहीं जानता था। तो एक एग्जाम्पल है। तो इसलिए क्या मैनिफेस्टेशन में डेफिनेटली फेस रीडिंग हेल्प करती है।
तो इसको कैसे आप करवाते हैं? वो एक्चुअली कि जब तक प्रोसेस समझ में नहीं आएगा, चाहे उसका कुछ एक ग्लिम्स मिले, चाहे मैं समझता हूँ आप सारी चीज़ें वर्कशॉप में सिखाते होंगे, जी जी लेकिन ग्लिम्स समझ में आए ना कि एग्जैक्टली क्या फ्रेमवर्क है। चाहे आप मुझे मेरा एग्जांपल ले लीजिए कि मुझे क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए, या आप किसी और का लीजिए, कैमरामैन का ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए। जैसे एक फ्रेमवर्क है जिसको हम वर्कशॉप में भी सिखाते हैं, GKSB। GKSB। GKSB में G फॉर ज्ञान, ओके K फॉर कर्मा, S फॉर सेवा, B फॉर भक्ति। ओके अब क्या है, ये बहुत सारे लोगों को पता है कि हाँ कर्मा करना है, कर्मा करना है, लर्निंग करनी है, बट लोग एग्जैक्ट कोई फ्रेमवर्क फॉलो नहीं करते। हाँ ये कर्मा कर लिया, एक थोड़ा लर्निंग कर ली, ये ऑर्डर बहुत जरूरी है, पहले ज्ञान, फिर कर्मा, अच्छा फिर सेवा, फिर भक्ति। अब फेस रीडिंग आपको हेल्प करती है कि कब आपको कौन सी लर्निंग करनी चाहिए। फेस इज अ मैप ऑफ योर लाइफ इन पर्सनैलिटी। तो आपकी लाइफ में किस समय आपको कौन सी लर्निंग करनी चाहिए, कब कौन सा कर्मा करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, कौन सी सेवा कब करनी चाहिए। इसको एलोबरेट कर दो आप। एलोबरेट मैं कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको किस एज में ज्यादा टेक्निकल नॉलेज लेनी चाहिए, आपके लिए कब सही रहेगा टेक्निकल नॉलेज लेने का, वो कौन सी आपके लिए सही उम्र है। एक्चुअली आपके फेस पे डिफरेंट एज दिखती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी नोज जो है 40s दिखाती है। 40s, ये नोज मतलब 40s वाली एज है। अच्छा, तो आप अब जब फेस रीडिंग जानते हो तो आप अपने फेस से देख सकते हो कि मुझे कौन सी एज में कौन सी चीज करना ज्यादा ठीक रहेगा। इसको ना अपने मेरे को आप एग्जांपल ले लो। हाँ। मुझे अब बताओ कि हाँ, अभी जैसे आपने मुझे बताया कि मुझे बिजनेस करना चाहिए, हाँ। तो मैं बिजनेस में हूँ भी सही, तो मुझे क्या बिजनेस करना चाहिए। मान लीजिए अब मैं एक आपके सामने आपका पार्टिसिपेंट हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है। अब बताओ मुझे, अब ताकि समझ में आए कि मुझे अगर मैनिफेस्टेशन करना भी है। हाँ, अभी इसमें मैं नेक्स्ट पे आ रहा हूँ। फेस रीडिंग आपको इसमें हेल्प करती है कि आप समझो कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है, कैसे मैनिफेस्ट करना है। उसके लिए वी वर्क थ्रू एनर्जी हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग एंड GKSB जो फ्रेमवर्क हमने बताया। अब इसके अंदर बहुत सारे लोग जो आप सुनते हैं आजकल सो कॉल्ड सोशल मीडिया पे कि सिर्फ सोचो हो जाएगा, आई एम नॉट फ्रॉम दैट स्कूल। मुझे ऐसा लगता है कि आपको सोचना तो है, अच्छा सोचो, अच्छी चीज़ सही है, अच्छा सोचना अच्छा है, बट सिर्फ सोचने से नहीं होगा। तो इसके लिए एक मैं फ्रेमवर्क बहुत अगेन एक और फिर फ्रेमवर्क बता रहा हूँ जिसको हम बोलते हैं TFBA, थॉट्स, फीलिंग्स, बिलीव्स एंड एक्शंस। TFBA। तो हम सब एनर्जी है, अगर हम सब एनर्जी है तो हमारी कुछ फ्रिक्वेंसी है, तो वो फ्रिक्वेंसी है ये TFBA, ओके, थॉट्स, फीलिंग्स, बिलीव्स एंड एक्शंस। तो आपको इन चारों पे काम करना होगा। ठीक है। अब फेस रीडिंग से आप ये जान लोगे आपको क्या आप हो, क्या आपको लाइफ में अचीव करना चाहिए जो आपकी कोर वैल्यू से रेजोनेट करेगा। कैसे करना है? बाय अपग्रेडिंग योर TFBA थ्रू GKSB फ्रेमवर्क। आई होप यू कैन कनेक्ट द डॉट्स। हाँ, मैं समझ पा रहा हूँ कि हर चीज़ का एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला होता है। जी जी और जी। कई बार हम शायद 4th स्टेप को उठा लेते हैं, पहले 3 स्टेप मिस कर जाते हैं। हाँ, हाँ, सीधा भक्ति उठा ली हमने, या हाँ। लेकिन अभी मैं उसको अभी भी समझना चाह रहा हूँ कि एक आम व्यक्ति जिसके लिए 50,000 लाख रुपए कमाना एक इम्पॉर्टेंट है, या वो लाख रुपए पे उसको लगता है कि मैं अपनी लाइफ को स्केल अप करूँ, 10 लाख रुपए कमाऊँ, तो वो मैनिफेस्टेशन करता है, सीखता है वो, ताकि वो जो मेरे लिए मैनिफेस्टेशन है, आपकी क्या परिभाषा है मैं वो भी जानना चाहूंगा। मेरे लिए मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आप डिस्ट्रैक्ट ना होकर फोकस हो, मैं ये मानता हूँ। तो वो उसके कई जरिए हैं, ये उसका एक साधन है कि आप इसके जरिए आप फोकस रहेंगे और आप लाइफ में वो अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आप उस पर मेहनत करेंगे बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। आपके लिए क्या है फिर मैनिफेस्टेशन? मुझे लगता है नोइंगली और अननोइंगली वी ऑल आर मैनिफेस्टर्स। मतलब क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन कैमरामैन के लिए भी हेल्प काम कर रहा है, आपके लिए भी काम कर रहा है, आपको भी हेल्प कर रहा है। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन आता है तो आप जो चीज़ चाहते हो वो आप अट्रैक्ट करोगे। आपको नहीं आता है तो अननोइंगली तो आप कुछ ना कुछ अट्रैक्ट कर ही रहे हो थ्रू योर TFBA, थॉट्स, फीलिंग्स, बिलीव्स एंड एक्शंस। चाहे वो अच्छा है बुरा है, कुछ तो कर ही रहे हैं, कर ही कुछ रहे सोच तो रही है। हाँ, बट जब आप अवेयर हो कि मुझे पता है मैं जो सोच रहा हूँ वो मेरी लाइफ की रियलिटी बन सकती है, अगर मैंने ज़्यादा सोचा, अगर मेरा RAS एक्टिव हो गया, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, तो वो मेरी लाइफ की रियलिटी बन सकती है। अगर मैं अवेयर हूँ, आई विल स्विच, मैं अपने थॉट्स को तुरंत चेंज करूँगा। सो थॉट्स को चेंज करने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज, जैसे एरिया एक्सरसाइज हम लोग करते हैं। क्या है ये? एरिया एक्सरसाइज है अवेयरनेस रिचार्जिंग एक्टिविटी फॉर रिचार्जिंग योर एनर्जी एंड अवेयरनेस। एक्टिविटी फॉर रिचार्जिंग योर एनर्जी एंड अवेयरनेस, एरिया। तो आपकी एनर्जी और अवेयरनेस लाइफ में ये दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है, और दोनों को हमको रिचार्ज करते रहना चाहिए मुझे लगता है। तो ये एरिया एक्सरसाइज से आप ये एरिया एक्सरसाइज एक्चुअली हेल्प करती है वो करने में। तो ये खड़े होके होती है, उस एक तरीके का ब्रीदिंग पैटर्न होता है, एक सुपरमैन पोज में होती है, तो वो आपको पैटर्न को शिफ्ट कर देती है आपकी। अगर आप कोई इंसान बहुत ज़्यादा डाउन है तो उसको बाउंस बैक करने में हेल्प करती है। ओके, ग्रेट।
ये तो था हमारे पास, क्योंकि इस पे तो बहुत सारी डिटेल में और बात करनी पड़ेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम ऑडियंस को उस चैप्टर की तरफ लेके चलें। राइटिंग के ऊपर बहुत बात होती है ना, कि आपकी राइटिंग कैसी है, उससे आपके सबकॉन्शियस माइंड पता लग जाता है, आपके अंदर क्या चल रहा है वो पता लग जाता है। क्योंकि बहुत सारे केसेस सिद्धार्थ शुक्ला के टाइम पे भी सुना था, हिटलर की केस स्टडी भी सुनी है हमने, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी सुना है। तो इसको हम डे टू डे लाइफ में कैसे समझते हैं? तो पहले तो ये समझाओ ग्राफोलॉजी होता क्या है और डे टू डे लाइफ में कैसे यूज होता है, वो मुझे जानना है। ग्राफोलॉजी इज द ब्लूप्रिंट ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आप Okay? किस तरीके से सोचते हो उसका ब्लूप्रिंट है ग्राफोलॉजी। जो करंट में सोच रहे हैं अभी। करंट में सोच रहे हो, करंट सिनेरियो। अभी आप जिस तरीके से लेटर्स बना रहे हो, वेदर इन योर सिग्नेचर, वेदर इन योर हैंड राइटिंग, वो आपका थिंकिंग पैटर्न बताती है। ये होती है ग्राफोलॉजी। अब एक और बात करते हैं। अच्छा, मुझे आप एक बात बताओ, अगर कभी कोई इंसान दुखी है, उसने 30 मिनट्स जम के डांस कर लिया, तो क्या थोड़ा उसका मूड चेंज होगा? होगा। होगा। क्यों होगा? क्योंकि व्हेन वी चेंज आवर फिजियोलॉजी, वी इम्पैक्ट आवर साइकोलॉजी। Emotions change the emotions. यस, व्हेन बॉडी मूव्स ब्रेन ग्रूव्स, एक ये प्रोवर्ब है। तो ये एक्चुअली ट्रू है, और इसको बहुत सारे लोगों ने यूज करके, लाइक आई हैव अ लॉन्ग लिस्ट इन माय कम्युनिटी, इन लोगों ने अपनी लाइफ में प्रोक्रेस्टिनेशन दूर किया है, सेल्फ एस्टीम बढ़ाया है, इनफैक्ट अपना लेग पेन, बैक पेन हील किया है बाय जस्ट चेंजिंग द लेटर्स। और ये रिकॉर्डेड है, सारे रिकॉर्डेड मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो रिकॉर्डेड हैं सारी चीज़ें, रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंटेड सक्सेस स्टोरीज हैं, जो वो लोग भी शॉक थे, उनके फैमिली मेम्बर्स भी शॉक थे, हाउ इट इज़ पॉसिबल। बट इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि जैसे ग्राफोलॉजी है, इसका नेक्स्ट स्टेप आता है ग्राफोथेरेपी। Okay. अब ग्राफोथेरेपी क्या है, जो मैं एग्जांपल दे रहा था, अगर कोई इंसान दुखी है, उसने डांस कर लिया, उसका मेंटल पैटर्न चेंज हुआ। आपकी जो फिंगर्स हैं, ये तो बॉडी का पार्ट है। तो जब आप सिग्नेचर चेंज करते हो, हैंड राइटिंग चेंज करते हो और उसको प्रैक्टिस करते हो, यू चेंज योर इंटरनल वायरिंग, यू चेंज योर मेंटल वायरिंग। दिस इज Okay. ग्राफोथेरेपी। ओके। तो अभी आपने कहा कि इससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, जो आपकी प्लेलिस्ट के अंदर भी है। तो एक एक करके प्रॉब्लम ले लेते हैं। वो कैसे पता लगेगी? जैसे प्रोकास्टिनेशन है, कोई एक व्यक्ति जो प्रोकास्टिनेशन बहुत कर रहा है, हर चीज़ को टाले जा रहा है, वो कैसे अपनी राइटिंग से चेक करे कि हाँ यार मैं टाल रहा हूँ, तो मेरा ये वाला पैटर्न है, और उसको तो इम्प्रूव भी कैसे करे, जिसको आप ग्राफोथेरेपी बोल रहे हैं। तो वो दोनों बताओ आप। ठीक है, एग्जैक्टली आप प्रोक्रेस्टिनेशन देख सकते हो दो लेटर्स से, कई लेटर्स से देख सकते हो। दो लेटर्स को आपके ऑडियंस बहुत इजीली अभी देख सकती है। कई पैटर्न्स ऐसे देख सकते हो हैंड राइटिंग में जो प्रोक्रेस्टिनेशन बताते हैं। अभी मैं दो पैटर्न्स बता रहा हूँ प्रोक्रेस्टिनेशन के, एक आई का डॉट एंड टी का बार। अगर आई का डॉट लेफ्ट साइड पर है, आई के जस्ट ऊपर नहीं, और टी का बार टी के स्टेम पे नहीं है, पहले ही वो शुरू होकर खत्म हो जाता है। मैं इसको समझ लेता हूँ। मीन्स आई के पहले, आई को टेक एन एग्जाम्पल ऑफ आई, आई के पहले किसी ने डॉट लगा रखा है, आई के जस्ट ऊपर नहीं है, ओके। पहले लगा रखा है, उसके बाद आई का नीचे वाला बेस आ रहा है। तो ये लोग प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, आप कभी भी देख लेना। अच्छा। और अब ऐसी आई का डॉट दूसरी तरफ चला जाए, राइट साइड चला जाए, ओके। तो ये लोग, इनको अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं रहेगा, ये लोग ज्यादा बोलेंगे, ठीक है। बातूनी लोग होंगे। बातूनी इन द सेंस दे विल नॉट हैव दैट कंट्रोल, दैट कंपोजर, आई वुड से। ओके। और जो टी का बार बता रहे हो, टी का बार कहाँ होगा? ऊपर? टी का बार टच ही नहीं हो रहा है, टी से पहले ही, अच्छा, टी टी से पहले ही खत्म हो जाएगा। अच्छा। और भले ही आएगा तो थोड़ा टच करेगा तो भी चलेगा, बट मेन आप इस चीज को समझो, कोई इंसान अगर टी के बार को और डॉट को पहले ही बना देता है, उसके बेस लेटर से पहले, दैट शोज द हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटिंग। वाह, आप अपनी राइटिंग में चेक करो, और अभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपकी आई और टी कैसे हैं। और इसके लिए मैं आपको एग्जांपल के लिए सर से हम एक फोटोज ले लेंगे इसकी, ताकि आपको रेलेवेंस समझ में आए कि क्या कहना चाह रहे हैं। और इसको अगर इम्प्रूव करना है तो आप इसमें दो तीन चीजें हैं, देखो, एक तो हमने अभी ये जो देखा, इसके अलावा पैटर्न्स होते हैं कुछ, ओके। जिन पैटर्न्स को आप ड्रॉ करके कंटिन्यूसली, आप अपने फोकस हो, प्रोक्रेस्टिनेशन की बात हो या कॉन्फिडेंस की बात हो, उन पैटर्न्स को ड्रॉ करके आप चीज़ें चेंज कर सकते हो। अब एक चीज़, ये पैटर्न्स एक थोड़ा डीपर साइंस हो गया। इवन अगर आप आई के ऊपर डॉट लगाना शुरू कर दोगे, टी के ऊपर बाई जो बार है वो प्रॉपर लगाना शुरू कर दोगे, आप देखोगे आपको प्रोक्रेस्टिनेशन की जो प्रॉब्लम थी वो कुछ हद तक सॉल्व होगी। ओके। खाली आई की प्रैक्टिस करें, आई और टी के, हाँ, दे विल फील अ डिफरेंस। और कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए इसकी नॉर्मली? मतलब जैसे मैं कितनी देर प्रैक्टिस करूं या कितने पेज करूं? नहीं, एटलीस्ट मुझे लगता है आप एवरीडे अगर अपना सिर्फ गोल्स एंड ग्रेटिट्यूड लिख लो। अच्छा। आई हैव मेनी मेंटर्स, विकास जी,
उन सारे मेंटर्स में, इवन फॉरेन मेंटर्स, इंडियन मेंटर्स, उन सब मेंटर्स में एक चीज कॉमन है, दे ऑल इंसिस्ट ऑन राइटिंग ग्रेटिट्यूड एंड गोल्स एवरी डे. ओके. तो अगर आपकी ऑडियंस सिर्फ अपने ग्रेटिट्यूड और गोल्स को रोज लिख ले और उस पर टी के बार को और आई के डॉट को थोड़ा सा फोकस होके प्रॉपर बना ले, दे विल फील अ डिफरेंस. इसके साथ साथ में अब सी एक चीज और है, ये जो मैं बता रहा हूँ आई का डॉट और ये बार, ये एक नॉर्मल इंसान के हिसाब से जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है. अगर कोई बहुत बड़ा प्रोक्रेस्टिनेटर है जो बहुत टाइम से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है, तो उसको एक्चुअली अपनी मेंटल वायरिंग चेंज करने के लिए कुछ पैटर्न्स बनाने होंगे. तो पैटर्न से हम अपने प्रोग्राम में बताते हैं. अगर टी का बार बना रहे हैं, टी के बार पे फोकस कर रहे हैं, तो टी के बार से आप अपना कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम भी इंप्रूव कर सकते हो. टी के बार की जो हाइट है वो सेल्फ एस्टीम के बारे में बताती है. तो टी का बार आप अगर ऊपर लगा रहे हैं तो अच्छा है, ऊपर लगा रहे हैं तो अच्छा है. फिर से क्यों बोला मैंने, क्योंकि बहुत सारे लोग टी के बार को सोचते हैं ये तो टी का बार ही, इससे क्या फर्क पड़ेगा. उससे बहुत फर्क पड़ेगा. जो बीच में लाइन खींच रहे जो बीच में लाइन, आप अगर वो आप बिल्कुल नीचे कर रहे हो, दैट शोज लो सेल्फ एस्टीम. बीच में है मीडियम सेल्फ एस्टीम, ऊपर है बट टच कर रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट, टच कर रहा है टी पे, दैट शोज गुड सेल्फ एस्टीम. और टच ही नहीं कर रहा है हवा में, तो उन लोगों को धरातल पे आने की जरूरत है. दे नीड टू बी मोर ग्राउंडेड, ओवर कॉन्फिडेंट, एंड दे आर नॉट हैविंग दोज प्रैक्टिकल ड्रीम्स. ओके. वो बहुत ज़्यादा लाइक दे हैव अ ड्रीमी माइंड. तो बाकी जैसे राइटिंग में और हम किस चीज़ का ध्यान रखें, स्पेशली सिग्नेचर के अंदर, क्योंकि सिग्नेचर के अंदर बहुत बार देखा है कि बहुत सारी ऐसी, क्योंकि आप तो इतने टाइम से इस लाइन में हैं, क्या बेसिक ऐसी 3 मिस्टेक्स हैं जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए किसी भी कीमत पे, कुछ मर्जी हो जाए. ओके, सो ये 3 मिस्टेक अगर किसी ने सिग्नेचर में करी तो लाइफ में दिक्कतें आ जाएंगी. एक तो सिग्नेचर में फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए. ओके. फुल स्टॉप सिग्नेचर में बीच में और लास्ट में नहीं होना चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए. उसका कारण क्या है, जब हम फुल स्टॉप लगाते हैं सिग्नेचर में, अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं लोगों से. फुल स्टॉप उसके बाद खत्म जब होता है, हाँ, खत्म हो रहा है या बीच में. आप जैसे सुशांत सिंह राजपूत के सिग्नेचर देखेंगे तो उनके सिग्नेचर में बीच में, लास्ट में, दोनों जगह फुल स्टॉप है. तो सिग्नेचर में फुल स्टॉप है तो ये इंसान अपने आप को आइसोलेट कर लेगा, फ्रस्ट्रेट होता जाएगा, अंदर ही अंदर घुटता जाएगा, किसी को नहीं बताएगा. और ऐसे लोग कई बार एक्सट्रीम स्टेप भी उठा लेते हैं. सेकेंड थिंग आई वुड सजेस्ट, कभी भी ऐसा कोई सिग्नेचर नहीं बनाए जिससे सिग्नेचर नीचे जा रहा हो, नीचे जाता हो सिग्नेचर नहीं बनाए. डाउनवर्ड, ड्रॉपिंग सिग्नेचर बोलते हैं इसको, डाउनवर्ड. तो ये सिग्नेचर क्यों नहीं बनाना चाहिए अगर कोई ड्रॉपिंग सिग्नेचर है या डाउनवर्ड सिग्नेचर है. ये लोग नेगेटिव पैटर्न में सोचने लग जाते हैं, हर चीज़ में नेगेटिविटी देखने लग जाते हैं. ये काइंड ऑफ एक इनका निराशावादी दृष्टिकोण हो जाता है. Okay. तो इसलिए डाउनवर्ड ड्रॉपिंग सिग्नेचर नहीं होना चाहिए. अच्छा, डाउनवर्ड और ड्रॉपिंग में भी डिफरेंस है. ड्रॉपिंग डिप्रेशन दिखाता है, ड्रॉपिंग में मतलब आपके लेटर्स ड्रॉप हो रहे हैं, और डाउनवर्ड पूरा नीचे जा रहा है. Okay. तो दोनों ही डेंजरस है एक्चुअली. बट अगर आपके ऑडियंस बना रहे हैं अभी, तो अभी ये नहीं सोचना है कि मैं ये बना रहा हूँ तो मेरी लाइफ में बहुत दिक्कतें आएंगी. आज से आप चेंज कर सकते हो, आज से. इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ आपके ऑडियंस को. बहुत सारे लोगों को लगता है बहुत डिफिकल्ट है सिग्नेचर चेंज करना, इतनी सारी जगह कर रखा है ऑलरेडी. मत करो ना आप वहाँ चेंज. कौन बोल रहा है चेंज करो. ये कप है, इस कप के अंदर गंदा पानी है, मैं इसके अंदर गंदा पानी है, मैं इसके अंदर 10 कप अच्छा पानी डाल देता हूँ, तो गंदा पानी बचेगा क्या? नहीं, अच्छा पानी रिप्लेस कर देगा उसको. अगर आपके बैंक में गलत सिग्नेचर हो रखे, नहीं कर सकते चेंज. पैन कार्ड में गलत सिग्नेचर हो रखे, नहीं कर सकते चेंज. कोई बात नहीं, आप सही सिग्नेचर को रोज़ 10 बार बनाओ. मैं इतना श्योर हूँ कि आप कितने भी चेक लिखते होंगे आज, क्योंकि डिजिटल ज़माना है, आप महीने में 2-4 चेक, 5 चेक, 10 चेक, आप तो रोज़ अपना नया सही सिग्नेचर जो है 10 बार बना रहे हो. किसका इफेक्ट ज़्यादा आएगा माइंड पे? नए सिग्नेचर का. तो लोग सोचते हैं अच्छा मुझे सिग्नेचर चेंज करना पड़ेगा. नहीं, चेंज मत करो, इतना परेशान नहीं होना है. आप जो सही सिग्नेचर आपके लिए होना चाहिए उसको प्रैक्टिस करो, ज़्यादा प्रैक्टिस करो, तो वो गंदे पानी को अच्छा पानी अपने आप रिप्लेस कर देगा. छोटी लाइन के आगे बड़ी लाइन की, बड़ी लाइन खींच लो. आपने 2 चीजें बताई. थर्ड थिंग, थर्ड थिंग क्या है? अगर कोई सिग्नेचर में कट करता है मीन्स, बहुत सारे लोग, आपको ये चीज़ महसूस होती होगी, हम लोग जब बड़े हो रहे थे, हमारी जब स्कूल लाइफ थी, कॉलेज लाइफ थी, मुझे आपके लिए तो नहीं पता बट मुझे अपने लिए याद है कि हम लोग सोचते थे अच्छा सा एक डिज़ाइनिंग सिग्नेचर होना चाहिए, बिल्कुल फैंसी सिग्नेचर, कि ऐसा सिग्नेचर जो लगे कि कुछ स्टाइलिश हो. तो मैंने देखता था मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स और इनफैक्ट टीचर्स भी ऐसा सिग्नेचर करते थे. बट व्हेन आई लर्न दिस साइंस ऑफ ग्राफोलॉजी,
तो मुझे पता चला कि सिग्नेचर में अगर आप कट कर रहे हो तो दैट शोज सेल्फ डिस्ट्रक्शन। ऐसे लोग खुद को ही ब्लेम करते रहेंगे, कुछ भी लाइफ में होगा खुद को ब्लेम करने लग जाएंगे, मैं ही गलत हूं। कट लगाएंगे बीच में तो। हाँ, अपने सिग्नेचर को काटना नहीं है। अच्छा, कट जो नहीं नीचे करना के बाद लाइन खींचते हैं। नीचे नहीं, नीचे तो आप करो लाइन। अच्छा। क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने लिखा अमित और अमित के ऊपर फिर पूरा लाइन कर दी, अमित को काट दिया डिजाइन बनाने के लिए। डिजाइन बनाने के लिए। ओके। तो जैसे मेरा नाम मैं लिखता हूँ विकास नागरू, और जब मैं मेरा साइन करता हूँ तो जब जी लिखता हूँ मैं उसको काटता नहीं हूँ, उसके नीचे से करता हूँ, तो इज इट गुड और बैड? दैट्स ओके, इट्स ओके। कट नहीं करना है। कट नहीं करना चाहिए। तो 3 ये मेजर मिस्टेक्स हैं जो लोग नॉर्मली हाँ, करते ऐसी हैं। हाँ, बट अभी मैं अगर 3 बोलूंगा कि 3 ही मिस्टेक है तो वो थोड़ा गलत होगा, क्योंकि ये ऐसी ऑलमोस्ट 14-15 मिस्टेक्स हैं जिनको हम नेगेटिव सिग्नेचर्स बोलते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। जिसमें ये 3 एक्सट्रीम थी जो मैंने बताई, जो और कॉमन भी है, तीनों काफी कॉमन है। और इसको अगर मैं रिवर्स तरीके से पूछूं, ऐसे क्या 2 या 3 चीजें हम करें जिससे हमारी लाइफ में कॉन्फिडेंस हो, प्रोकास्टिनेशन हो, सिग्नेचर के थ्रू इंप्रूव हो जाए? क्योंकि हमने 2 प्रॉब्लम, क्योंकि ऐसी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, एक बार 2 प्रॉब्लम पे बात करते हैं कि मैं सिग्नेचर के थ्रू प्रोकास्टिनेशन कैसे खत्म कर सकता हूँ, या फिर मेरे कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ा सकता हूँ। क्या ये ठीक है। पॉसिबल है? ठीक है, इस पे बात करते हैं। सिग्नेचर, हैंडराइटिंग, दोनों से आप अपने बिहेवियर पैटर्न को चेंज कर सकते हो, हाउ यू बिहेव। ओके। बट उसके साथ में और एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ आई के ऊपर डॉट बनाना शुरू कर दिया और अभी आप एक्शन नहीं ले रहे हो, बोलो नहीं आई पे डॉट है तो अपने आप एक्शन होगा, ऐसा कहीं नहीं होने वाला। दिस इज जस्ट योर मेंटल प्रोग्रामिंग। एक्शंस तो लेनी है डेफिनेटली। और अब सिग्नेचर में आपको क्या चेंज करना चाहिए जैसे कॉन्फिडेंस बढ़े, तो सिग्नेचर में 2 चीज़ करेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक तो सिग्नेचर थोड़ा बड़ा हो, दूसरी चीज़ सिग्नेचर नीचे अंडरलाइन आप करते हो, इस तरीके से करते हो, कोई भी लेटर कट नहीं होता, अच्छी बात है। तो अंडरलाइन सिग्नेचर इज अ गुड सिग्नेचर, दैट शोज कॉन्फिडेंस। ओके। ठीक है। अब एक चीज और है इसके अंदर, आपके सिग्नेचर में जो आपका फर्स्ट लेटर है नेम का और सरनेम का, ये बाकी लेटर से एटलीस्ट 4 टाइम्स बड़े हो। 4 टाइम्स बढ़े। 3 टाइम्स भी होगा चलेगा, बट 4 टाइम्स इज द आइडल। ऐसे सिग्नेचर, ऐसे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा देखा गया है। ओके, वंडरफुल, ग्रेट। अभी इसको हम रिवर्स इंजीनियरिंग करके देखते हैं। अभी हम इस तरीके से समझते हैं, साइंस को अलग तरीके से समझते हैं। आप सोचो क्रिएट कैसे होगा ये सब। तो बहुत सारे लोग जो इस पर रिसर्च करते हैं वो एनालाइज करते हैं बहुत सारे लोगों के सिग्नेचर्स, इवन फेसेस। तो कोई इंसान है जो बहुत ज़्यादा डरा रहता है, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों के फेसेस देखे कि हाँ ये डरा हुआ है, ये भी डरा हुआ है, इसका सिग्नेचर ऐसा है, इसका भी फेस ऐसा है। सो देयर आर सम कॉमन पैटर्न्स। एवरीथिंग सेज समथिंग, वी जस्ट नीड टू हैव ओपन आइज टू सी दोज थिंग्स। रिवर्स इंजीनियरिंग। Yes. मुझे ध्यान आ रहा है डॉक्टर रॉजर एस पेरी हैं, जिनको 1981 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो उन्होंने ना, उससे पहले ब्रेन को एक ही मानते थे, होल ब्रेन थ्योरी होती थी। तो वो उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग की, लेफ्ट और राइट ब्रेन थ्योरी दी थी, इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कैसे किया उन्होंने? जितने भी हेड इंजरीज वाले केस थे वो उठा लिया उन्होंने, और फिर ये देखा कि इससे कौन से बॉडी पार्ट पर इम्पैक्ट आया। तो वहाँ से उन्होंने बताया कि भैया ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। तो दैट्स ट्रू। और अभी जैसे डाउन सिंड्रोम केसेस देखे जाते हैं, तो आजकल एक 3rd मंथ में स्कैन होता है, NT-NB स्कैन बोलते हैं इसे। तो मैंने डॉक्टर से पूछा, जैसे मेरे डॉक्टर काफ़ी क्लाइंट हैं, तो मैंने बात करी, मैंने कहा कैसे पता लगता है? क्या ऐसे नहीं कह सकते कि शॉर्ट है, वो तो DNA टेस्ट से पता लगता है। लेकिन एक्यूरेसी कैसे निकाली हमने? जितने भी डाउन सिंड्रोम केसेस थे उनमें हमने देखा कि नेजल बोन कितनी है, या पीछे जो स्पाइनल का साइज कितना है। अगर वो इस मंथ तक इतना नहीं है तो फिर रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग, दैट्स ट्रू कि आप ग्राफोलॉजी होगा या फेस रीडिंग होगा, ये रिवर्स इंजीनियरिंग से निकल के आया होगा। ग्रेट, वंडरफुल। आप इतने लोगों को जब आपने साइन चेंज करवाए हैं या फेस रीडिंग सिखाई है, तो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स अगर आप बताएंगे कि यार इसकी लाइफ में ये मेजर चेंज आया, चाहे वो हेल्थ का है या वेल्थ का है, करियर का है, रिलेशनशिप का, क्या चेंजेस आए हैं और कितने टाइम में आए? सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अभी बहुत रिसेंट एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। एक डॉक्टर सृष्टि है, मेरी स्टूडेंट है फुल कोर्स में। उन्होंने विद इन 8 days में, इट्स अ रिकॉर्डेड वीडियो, अपना जो प्रोक्रेस्टिनेशन वाला प्रॉब्लम था उसको ओवरकम किया। ओके। ये एक है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, जैसे हमारी कम्युनिटी में ऐसे ऐसे, हमारा एक प्रोग्राम है डायमंड प्रोग्राम, वहाँ पे ऐसे ऐसे केसेस हैं, ऐसी ऐसी सक्सेस स्टोरीज है हमारे पास, जहाँ पर 35 साल से इंसान नीचे नहीं बैठ पा रहा है। इमेजिन, नीचे बैठा ही नहीं है वो, क्योंकि बैठ ही नहीं पा रहा है, दर्द है बैक में। और फिर व्हेन वी वर्कड ऑन हर चक्रास, व्हेन वी वर्कड ऑन हर इमोशंस, क्योंकि जो अपनी लाइफ में ट्रबल है ना, उसमें
बहुत हद तक 80% इमोशंस का हाथ है, जो ब्लॉक्ड इमोशंस हो जाते हैं. तो वी वर्कड ऑन हर चक्रास. दिस इज अ रिकॉर्डेड केस स्टडी बाय द वे. तो थर्ड डे जब हम लोग काम कर रहे थे ऑन द रूट चक्रा, शी फेल्ट दैट वाइब्रेशन, दैट सेंसेशन ऑन दैट चक्रा. उनको पैर एकदम, बॉडी एकदम लाइट फील हुई, बैठी. नाउ शी इज फिट एंड फाइन. शी इज अराउंड 69 ईयर्स ओल्ड 69 इयर्स और ओल्ड है वो। कोई बॉडी में पेन नहीं है, कोई इशू नहीं है. एक ही है. और ऐसे बहुत सारे हैं. लोगों ने अपना 34 ईयर्स का माइग्रेन पेन दूर किया है. लोगों ने 27 ईयर्स का, जब डॉक्टर्स ने बोल दिया था ऑपरेशन इज़ द ओनली वे, तो 27 ईयर्स का हेल्थ इशू को रिजॉल्व किया है. बहुत सारे लोगों ने अपने रिलेशनशिप को सही किया है बाय चेंजिंग देयर मेंटल प्रोग्रामिंग एज वेल एज देयर बिहेवियर पैटर्न. ग्रेट, वंडरफुल. जब ये सब केसेस देख रहे हो तो आपने भी रिवर्स इंजीनियरिंग की होगी, तो आपके मन में कभी आया कि भाई मैंने इतने सारे पेन पॉइंट्स देखे हैं, इतने सारे क्लाइंट्स को मैंने हील किया है, हेल्प किया है, तो कुछ ऐसे मेजर पॉइंट्स निकाल ही लेता हूँ कि ये मेजर प्रॉब्लम्स आनी है और उसको अगर बचपन में ही ठीक कर दिया जाए थ्रू राइटिंग, और तो कोई तरीका है नहीं. भाई आप हर किसी को पेरेंटिंग तो सिखा नहीं सकते, लेकिन राइटिंग के थ्रू तो ठीक किया जा सकता है. तो ऐसे कुछ हैं पैटर्न्स जो हर व्यक्ति को बनाने ही चाहिए, जो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, ताकि उसकी ये आगे जाकर ये चैलेंज ही ना आए. अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं. फर्स्ट थिंग, एक जो बच्चा है ना, जिस बच्चे को हम लिखते हैं, तो बच्चा एक सिर्फ बच्चा नहीं है. वो बच्चा अपने आप में एक लेगेसी का आउटकम है, लेगेसी ऑफ देयर कुल, लेगेसी ऑफ देयर फैमिली. तो उसकी फैमिली की जितनी चीज़ें हैं ना, वो कैरी कर रहा है कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली. ठीक है. अभी जब किसी बच्चे का हम लोग जन्म होता है, उसकी परवरिश देखते हैं, किस तरीके से उसकी पेरेंटिंग हो रही है वो देख रहे हैं. ये जो हम ग्राफोलॉजी की बात कर रहे हैं या फिर हम चक्रास की या हम एनर्जी हीलिंग की बात कर रही है, सब चीज़ें काम करती है. बट मेक श्योर कोई भी अगर अपने बच्चे के लिए कर रहा है तो वो इसको एक प्रॉपर गाइडेंस में करे. क्योंकि क्या होता है, कई बार हम लोग बच्चों को ज़्यादा उनसे आउटकम लाइफ में निकलवाने के लिए या ज़्यादा रिजल्ट वो प्रोड्यूस करें, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर देते हैं. उस तरीके से चीज़ें नहीं होनी चाहिए. डेफिनेटली ग्राफोलॉजी से, चक्रास से, एनर्जी हीलिंग से, मेडिटेशन से वो बच्चा अपने करियर में जितना अभी अचीव करने वाला था उससे 10 टाइम्स ज़्यादा अचीव कर सकता है. बट उस पर प्रेशर नहीं बनाना है. लेट दैट विल ऑर्गेनिकली ग्रो. उसको ऐसे एनवायरनमेंट में रखें कि जहाँ पर फॉर एग्जांपल ग्राफोलॉजी की बात हो रही है, जहाँ पे मेंटल प्रोग्रामिंग की बात हो रही है, जहाँ पे मेडिटेशन की बात हो रही है. लेट दैट इंटरेस्ट ऑर्गेनिकली ग्रो. ये ना मैं क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ. एक्चुअली में जैसे जैसे डिजिटल ईरा आगे बढ़ रहा है, तो एक चैलेंज हमने बहुत नोट किया. अच्छा खासा रिसर्च है मेरे पास कि हर बच्चे को ना अब दो दिक्कतें बहुत क्लियर आ रही हैं कि उनका पढ़ने में मन नहीं लगता, जिसको ध्यान बोलते हैं, ध्यान नहीं लगता. दूसरा, उनको ना प्रेशर बहुत आ रहा है. तो लोग कॉमनली बोल लेते हैं कि आजकल बच्चे मोबाइल पे लगे हुए हैं, ऐसे लगे हुए हैं. तो जब हमने इसको और डीप डाउन लेके पता लगा उनकी रीडिंग स्पीड का चैलेंज है. तो रीडिंग स्पीड का चैलेंज ना आए तो उसका तरीका क्या है कि उसको पहले ही 4-5 एक्सरसाइज करवा दो, आंखों की एक्सरसाइज करो, तो रीडिंग स्पीड बढ़ गई, प्रॉब्लम सॉल्व. तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि भी हम बोलते हैं ना प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर. तो प्रिकॉशनली भी अगर ऐसे कुछ है जो हमें एक्टिविटी, मैं अभी सिर्फ राइटिंग की बात करूँ, मैं चक्रा पे इसलिए नहीं जा रहा कि शायद कुछ लोग हैं जो इसको इस साइंस को भी उतना डीप में समझे नहीं, जबकि मेडिकल साइंस तो मानती है. मेडिकल साइंस तो बोल ही रही है. मेरे मेंटर है डॉक्टर जॉर्ज डिस्पेंसा. हाँ, भाई चक्रा इज द ऑल आर कनेक्टेड विद द ग्लैंड्स. ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर एलोपैथिक डॉक्टर. उन्होंने लोगों के कैंसर तक हील किए बाय वर्किंग ऑन द एनर्जी सेंटर्स. ट्रू. तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि ये ग्राफोलॉजी जो है ना, ये बहुत लोगों को मदद कर सकती है. क्योंकि जब मैं कर्सिव राइटिंग देखता हूँ तो मुझे लगता है बहुत सारे ब्लंडर्स हैं उसके अंदर. बहुत सारे ब्लंडर्स हैं उसके अंदर, चाहे ओ है, पी है, क्यू है. तो वो कर्सिव राइटिंग का इम्पैक्ट उनके सबकॉन्शियस माइंड पे पड़ता है. यू थिंक सो? बिल्कुल पड़ता है. अब इसमें एक चीज़ है, कर्सिव राइटिंग या फिर कोई कर्सिव राइटिंग नहीं कर रहा है, मेन चीज़ ये नहीं कि वो राइटिंग क्या कर रहा है, मेन चीज़ क्या है, क्यों कर रहा है. तो उसका अंडरलाइंग रीज़न जो है ना, उसको भी रिजॉल्व करना पड़ेगा. लेटर तो हमने चेंज करा लिया. फॉर एग्जाम्पल, वो अब हम बात कर रहे हैं फोकस की, तो आई लेटर फोकस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर किसी को फोकस इंप्रूव करना है तो आई के ऊपर जो डॉट है वो परफेक्ट आना चाहिए. लेकिन एक 5 साल का बच्चा है, अब मैं इसमें नेक्स्ट बात बता रहा हूँ. अब ये चीज़ है, ये तो हमको पता है कि ठीक है, अब वो बच्चा इतना मेच्योर नहीं है.
आप पहले ऑर्गेनिकली, इसलिए मैंने वो ऑर्गेनिकली वर्ड यूज किया कि ऑर्गेनिकली वो कैसा कर रहा है उसको वो करने दो एक बार. फिर व्हेन ही इज अराउंड 16 ईयर्स 7, मैं सजेस्ट करता हूँ 16 ईयर्स से ज़्यादा किसी पर्सन अगर एज है उसके बाद ही उसकी हैंड राइटिंग में आप चेंज करवाओ. अच्छा, पहले नहीं? हाँ, कारण है उसका. एक बहुत बड़ा शेर है. ये शेर मैं क्यों बता रहा हूँ, कारण है, आप समझोगे इसको डीपली. मौसमों की साजिश से पेड़ फल तो देते हैं, बट उन फलों की वो तासीर बदल देते हैं. मौसमों की साजिश से पेड़ फल तो देते हैं, पर उन फलों की वो तासीर बदल देते हैं. तो वो बच्चा ऑर्गेनिकली कैसा ग्रो हो रहा है. ऑर्गेनिकली मीन्स कि अगर उसकी लाइफ में कोई पैटर्न आया तो बहुत सारे पैटर्न अपने आप भी रिजॉल्व हो जाते हैं. बट आप देख रहे हो 16 ईयर्स इसकी एज हो गई है और इसकी राइटिंग में काफ़ी टाइम से है. देन इट्स द राइट टाइम टू सजेस्ट दैट चाइल्ड कि हाँ बेटा इसको चेंज करो. अच्छा, कर्सिव हैंड राइटिंग भी अच्छी है, नॉन कर्सिव भी अच्छी, सारी अच्छी है. हमको किसी को देख के ये जज नहीं करना कि कर्सिव हैंड राइटिंग है तो उसमें ब्लंडर्स है. कई बार किसी की बिल्कुल स्ट्रेट हैंड राइटिंग है, नॉन कर्सिव है, स्टिल उसमें भी ब्लंडर्स होते हैं. ब्लंडर से मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि जब हम ओ को, पी को, क्यू को जब कर्सिव सिखाया जाता है, कट करते हैं जब उसे, तो ग्राफोलॉजी में कहा जाता है कि वो सही नहीं है. जैसे मैं आपको एक बहुत बड़ा एक कर्सिव राइटिंग में एक बहुत जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक वो लोग करते हैं, जो बताता हूँ. लोग ओ के बीच में से ले जाते हैं कट. दैट शोज अ लाइंग बिहेवियर. जो ए को और ओ के बीच में से कट कर देते हैं ना, जिनका ओ, ए और ओ बिल्कुल शार्प नहीं दिखता है, साफ नहीं दिखता है वो सर्किल, ये लोग लाइंग बिहेवियर डेवलप कर लेते हैं. उनकी लाइफ सिंप्लीफाई नहीं रह पाती, कॉम्प्लेक्स हो जाती है. मेरा भी एक्चुअली भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर ऐसा है तो सिखाया तो एक बच्चे को किसी एक टीचर ने है, तो उसको अगर ये पता हो तो कम से कम ये गलती ना करें. मुझे लगता है बट 16 ईयर्स की एज के बाद, 16 के ये दैट इज माई पर्सनल ओपिनियन, बिकॉज मैंने देखा है कि कई बार हमारी लाइफ में अगर कोई चीज़ गलत भी हो रही है ना, उसका लॉन्गर टर्म में मीनिंग अच्छा होता है. दैट्स ग्रेट, वंडरफुल. ये इंटरेस्टिंग इसलिए होगा क्योंकि आप बाकी कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं, एनर्जी हीलिंग को समझते हैं, चक्रा को, ए टू जेड सारी मॉडलिटी को समझते हैं ना, तो आपके पास एक आउटकम होता है. करेक्ट. कई बार हम एक ही चीज के पीछे पड़ जाते हैं ना, तो उसके लिए हम बहुत रिजिड हो जाते हैं. फिर एक सेलिब्रिटी है, आई एम नॉट टेकिंग हिज नेम, उनकी डॉटर बहुत पैम्पर किया बचपन से, बहुत पैम्पर किया, बहुत प्यार किया, जो उसको चाहिए वो सब मिला उसको. लोगों में फियर ऑफ फेलियर होता है कि मैं फेल हो गया तो क्या होगा. उसके अंदर फियर ऑफ सक्सेस डेवलप हो गया. okay. कि मैं सक्सेसफुल होगी तो क्या होगा. कि रीज़न क्या था कि जब उसके कम मार्क्स आते थे, या कभी वो उस एग्जाम में बैक आ गई या फेल हो गई किसी सब्जेक्ट में, तो मम्मी पापा पैम्पर कर देते थे, कोई बात नहीं, ठीक है, लेट इट बी. मॉडर्न पेरेंटिंग. हाँ. अब क्या हुआ, इसका एक ड्रॉबैक मान लीजिए, एक साइड इफेक्ट मान लीजिए, उस बच्ची के अंदर वो फियर ऑफ सक्सेस आ गया. उसका जी का, वाई का, जे का लूप फिर से डाउनवर्ड आने लग गया. तो इसका मीनिंग क्या है कि इस इंसान को फियर ऑफ सक्सेस हो जाएगा. ये लाइफ में कितना भी कर लेगा, लास्ट मोमेंट पे जाके छोड़ देगा, क्विट कर जाएगा. तो उस जिसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, उसके साथ ये पैटर्न था कि वो अपने एग्जाम प्रिपरेशन सब हो गया, एग्जाम देने नहीं गई. एग्जाम देने नहीं गई जब उसको पता था शी इज 100% गोइंग टू पास इट. नहीं देने गई क्योंकि उसको लग रहा है कि अब मुझे वो कॉन्शियस माइंड से सोच रही मुझे सुबह एग्जाम देने जाना है. सुबह कुछ ऐसा चीज़ हो गया उसके साथ कि नहीं जाना एग्जाम देने, बिकॉज सबकॉन्शियसली उसको फियर ऑफ सक्सेस है कि मैं अगर सक्सेस होगी तो मुझे तो लोग मुझे पैम्पर नहीं करेंगे, लोग उतना प्यार नहीं करेंगे. अलग अलग तरह की समस्याएं हैं. फिर कैसे डील किया आपने इसे? उसका वो ये पैटर्न भी चेंज कराया. और भी देखिए क्या होता है कि ग्राफोलॉजी या फेस रीडिंग, सबके साथ मुझे लगता है NLP की ज़रूरत होती है, माइंड प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होती है. तो वी ऑल्सो टीच NLP इन आवर डायमंड प्रोग्राम. तो NLP बेसिकली इट्स अ लैंग्वेज ऑफ योर माइंड, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, कैसे आपका दिमाग सोचता है और क्यों सोचता है. तो उसकी जब हमने बात करी, काउंसलिंग करी, तो उसने जब पैटर्न को चेंज किया, नाउ शी इज़ डूइंग ग्रेट इन हर लाइफ. और उसकी जो वो वाली आदत थी फियर ऑफ सक्सेस, अभी वो बिल्कुल चेंज हो गई है. अभी नाउ शी इज़ अ फाइटर. अभी उसको सक्सेस चाहिए ही चाहिए, नो मोर क्विटिंग. वाह, वंडरफुल. ऐसे आप लोगों की और लाइफ चेंज करते रहें. एंड वी आर अ चैनल, इट्स ऑल डिवाइन्स ग्रेस. दैट्स ग्रेट. तो इसी जब आपने बोला कि डिवाइन सीरीज़ है, तो आपने एक नया कॉन्सेप्ट भी शुरू किया है. मैं चाहूँगा आप ऑडियंस को वो भी बताएं, महाराज की रसोई. वो एग्जैक्टली क्या है? तो वो एक्चुअली वी आर अ चैनल, करने वाले ईश्वर ही हैं. तो मुझे लगता है ये ईश्वर ने मुझे विजन दिया टू स्टार्ट
महाराज जी की रसोई जहाँ पर ज़रूरतमंद लोगों को रोज़ खाना मिल पाए। तो अभी वी हैव स्टार्टेड विथ वन सिटी, मैंने मेरे होम सिटी से स्टार्ट किया था, अजमेर से। फिर राइट नाउ वी आर डूइंग इन 14 सिटीज़, मुंबई, सूरत, निमराना, अलग अलग सिटीज़ हैं। तो वहाँ पे जो एक्चुअल ज़रूरतमंद लोग हैं, जो अपना लाइवलीहुड अर्न नहीं कर सकते, या तो विकलांग हैं या फिर बहुत बूढ़े हैं, अपनी लाइफ के आखिरी समय में हैं, बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, कोई मरीज़ है, पेशेंट है, तो उन लोगों को, आई हैव टीम मेंबर्स इन ऑल दी सिटीज़, तो वो उन लोगों को खाना पहुंचाते हैं एवरी डे। ग्रेट, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। एंड महाराज जी की बात करें तो महाराज जी मतलब बाबा नीम करौली जी। अच्छा, बाबा नीम करौली जी, यस। क्या बात है। कब शुरू किया आपने ये? इसको अभी शुरू हुए 2.5 साल हो गए ऑलमोस्ट। 2.5 साल हो गए। सबसे फर्स्ट जो शुरू हुआ था अजमेर में हुआ था। ओके। रिसेंटली एडेड उज्जैन। अच्छा, उज्जैन में शुरू किया है। उज्जैन में भी है अभी। वो कितने लोगों को रोज खाना खिला रहे हैं अभी? अलग अलग शहर में अलग है, जैसे अजमेर में एक्यूमुलेट करके अगर टोटल बोलते टोटल पर डे इट्स मोर देन राइट नाउ 300 पीपल। दैट्स ग्रेट। 250 प्लस, मींस 250 to 300 के आसपास। एंड वी हैव अ विजन, इस पे एक विजन है कि, और ये भी हनुमान जी का, राम जी का विजन है, मुझे लगता है मैं तो छोटा सा चैनल हूँ, कि ये 100 शहरों में चलनी चाहिए। और मुझे इनफैक्ट ये लगता है कि आप जितने लोग, आपकी ऑडियंस देख रही है वीडियो ना, तो वो इतनी सी इंटेंट रख ले कि मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो गया या हो गई, तो ये जो पक्का इंश्योर करूँगी कि जो इंसान अपने लिए खाना कमा नहीं सकता है वो भूखा नहीं सोए। आपके शहर के आप राजा हो, आप अपनी शहर की रानी हो, यू आर अ किंग, यू आर अ क्वीन। आप इस तरीके से सोचो, आपको ऐसा नहीं कि ऐसा बिहेवियर करना है, आई एम द किंग, बट वो सोच रखनी है कि आपकी जिम्मेदारी है कि आपके शहर में कोई भूखा नहीं सोए। बहुत खूबसूरत, बहुत ज़रूरी है ये। 100 लोग, 100 शहर, यानी कि 10,000 लोगों को रोज़ खाना मिले, ये बहुत अच्छी सोच है। और मुझे लगता है ये बहुत अच्छी ड्राइव है। तो आपको भी, अगर आपको लगता है आप इस ड्राइव के पार्ट बनने वाले हैं, तो लिखिएगा कि यस, आई एम ए प्राउड इंडियन। बहुत अच्छी बात है ये। गौरव जी, मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली जिससे आप अपनी लाइफ में और बेहतर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि धक्के खा के चीज़ें सीखी जाएँ, जी। तो उसको सही फ्रेमवर्क के साथ भी सीखी जा सकती हैं। क्या, अगर मुझे इसे सीखना है, तो आपका कोई ऐसा कोई सिस्टम, ऐसा कोई वर्कशॉप है जिससे हम आपके साथ ज्वाइन कर सकें? अगर कोई ऑडियंस में से कोई ज्वाइन करना चाहता है, सीखना चाहता है, क्या सिस्टम है उसका? जी, तो मेरी वर्कशॉप होती है। ओके। वर्कशॉप का लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगा, आप उसको डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। एंड आपकी ऑडियंस वहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकती हैं, दे कैन अटेंड द वर्कशॉप। थैंक यू एंड सो मच। वर्कशॉप इज़ लाइक अ डेमो क्लास। अगर उनको वर्कशॉप अच्छी लगती है, वो डेमो क्लास अच्छी लगती है, दे कैन एनरोल इन फुल फेस रीडिंग एंड ग्राफोलॉजी कोर्स। ओके। अच्छा, देखो, सारी बातें सब ठीक हैं, लेकिन अंत में ना पैसा ही चाहिए। तो क्या आपकी मोडालिटी या जो आप सिखाते हैं उसके ज़रिए मैं पैसा कमा सकता हूँ, या मेरा जो रुका हुआ पैसा है वो आ सकता है, या मैं अपने करियर में मॉनेटरी टर्म पर, वो बाकी सब ठीक है, नाम वाम सब ठीक है, बात पैसे की है, पैसा कमाने के लिए आए हैं, उसकी वो उसमें हेल्प करेंगी? मेरी डायमंड कम्युनिटी जो है, उसमें सबसे कॉमन रिजल्ट यही है लोगों का कि लोगों की लाइफ में मैसिव ग्रोथ मिली है उनको। जो लोगों ने पिछले 30 साल में अचीव किया, उन्होंने 3 महीने में उससे ज़्यादा ग्रोथ की है। जैसे एक हमारे एक कम्युनिटी मेंबर है, डायमंड मेंबर है, फ्रॉम गुजरात, 30 साल से बिजनेस कर रहे थे, 3 महीने में उसको 10 टाइम्स किया। एक हमारे महाराष्ट्र से, पुणे से कम्युनिटी मेंबर है, वो पिछले ऑलमोस्ट 22 साल से वर्क कर रहे थे, तो जितनी ग्रोथ 22 साल में नहीं मिली, उससे ज़्यादा ग्रोथ उनको ऑलमोस्ट 1.5 साल में मिली है। एक नीलकंठ गानेर हैं, ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम मुंबई, उन्होंने 57 ईयर्स में, और उनके रिकॉर्डेड वर्ड्स हैं ये, 57 ईयर्स में जितनी सक्सेस अचीव नहीं करी फाइनेंशियल लाइफ में, उतनी सक्सेस उन्होंने 1 ईयर में अचीव करी। उन्होंने पेट्रोल पंप मैनिफेस्ट किया और भी बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करी है। तो डेफिनेटली फेस रीडिंग, ग्राफोलॉजी, आपकी एनर्जीज, आपके चक्रास आपको बड़े मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारी कम्युनिटी में जिनके 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से पैसे अटके हुए थे। वो पर्सन सामने से कॉल करके बोल रहा है, मुझे पैसे लौटाने, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं लोन लेके तुम्हारे पैसे लौटाऊंगा, बट मुझे लौटाने। वी आर द एलिमेंट ऑफ दिस यूनिवर्स, दैट मीन्स वी आर अ यूनिवर्स। तो हम खुद ब्रह्म हैं, है ना, ईश्वर हमारे अंदर समाये हुए हैं। और जब आप सब जितने लोग देख रहे हैं सब ईश्वर हैं। जिस ईश्वर को हम बहुत मानते हैं ना, वो ईश्वर हमारे अंदर भी है। उसको जब हम इस तरीके से ट्रीट करने लग जाएंगे, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, वी कैन अट्रैक्ट एनीथिंग।
तो आप अपने ब्लॉकेजेस को दूर करके अपनी Yes. ऑरा को सेट करके आप आप चीज़ों अपने में- ऑरा को अपग्रेड करके, अपनी एनर्जीज पे काम करके, अपनी मेंटल रीवायरिंग करके, यू कैन अट्रैक्ट बिग फाइनेंशियल सक्सेस इन योर लाइफ. एंड ये हम लोग करते हैं, हमारा एक डायमंड प्रोग्राम है, उसमें हम बहुत ज़्यादा करते हैं ये. बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा क्लेम भी है कि लोगों को इतने सालों से जो अचीवमेंट नहीं मिला, वो फाइनेंशियल सक्सेस नहीं मिली, वो इतने अच्छे और कम समय में एक प्रॉपर फ्रेमवर्क के साथ मिल रही है. दैट्स रियली ऑसम. एक स्वाति है, उसका रिसेंटली अभी हम लोगों ने, उसने सक्सेस स्टोरी शेयर की थी, मैं उसकी आपको रिसेंटली बता रहा हूँ, ये 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते पुरानी है, नहीं थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा टाइम, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, बट रिसेंट ही है ये, शायद 1-1.5 महीना हुआ होगा. उसने 2 साल में प्रमोशन, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करी कि हो जाए हो जाए हो जाए, प्रमोशन हुआ नहीं. बट जब हम लोगों ने मिरेकल चैलेंज किया, मिरेकल चैलेंज हमारा एक प्रोग्राम होता है 21 डेज का, ये डायमंड प्रोग्राम का पार्ट है. तो उस मिरेकल चैलेंज में उसने 4th डे 65% सैलरी हाइक अचीव किया. 65% सैलरी हाइक. सो ये भी रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड मीन्स वी हैव द नंबर्स विद अस, वी हैव द सैलरी शीट्स विद अस. दैट्स ग्रेट, वंडरफुल, साउंड्स गुड. ये तो मैं मानता हूँ. देखो, अगर प्रॉपर फ्रेमवर्क होगा, कोई सिखाने वाला हो, तो आपके लिए कुछ भी अनअचीवेबल नहीं है. 100%. तो ये तो दैट्स ट्रू. तो ऑडियंस के मन में सवाल कई बार आता है ना कि ऐसे कैसे हो सकता है. मेरी पर्सनल लाइफ में मैंने देखा है, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ देखा है, फ्रेमवर्क मिल जाए तो प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाती है. लड़ाई इस बात की है, सही फ्रेमवर्क मिल जाए बस. करेक्ट. वाह, दैट्स ग्रेट. बहुत आनंद आया. थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट पे आने के लिए. इतनी सारी चीज़ें आपने जो बताई, अपनी वर्कशॉप की जो आप वहाँ सिखाते हैं, वहाँ उसमें से कुछ चीज़ें आपने यहाँ पे भी सिखाई हैं. मुझे लगता है ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आया होगा. आपको अगर अच्छा लगा होगा तो पार्ट 2 लिख दीजिएगा, तब हम गौरव जी को दोबारा बुलाएंगे और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में. ये एपिसोड आपको शायद 2 से 3 बार रिपीट करना पड़ सकता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में. थैंक यू सो मच. बाय बाय. जय हिंद, जय भारत.